ओके, हुआ है ना ये? ओके, ठीक है सर। तो फिर गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कंपनी लॉ या कॉरपोरेट लॉ जो भी बोलो, कंपनीज एक्ट 2013 इसी में डिस्कशन चल रहा है और कंपनी लॉ का क्लास भी है। तो ऐसे आज कंपनी लॉ में ऐसा क्या डिस्कस करने वाले हैं सर? आज कंपनी लॉ में डिस्कस करेंगे, इट्स लाइक क्या बोलते हैं इसको, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ठीक है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आपका ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कंपनी का अकाउंट्स के बारे में कंपनीज एक्ट क्या कहते हैं, मतलब अकाउंट्स के बारे में एक्ट क्या कहते हैं, मतलब स्पेशली फॉर कंपनीज। ओके, अगर कोई कंपनी है तो उसके अकाउंट्स को डिस्क्लोज के बारे में, उसके अकाउंट्स का प्रिपरेशंस के बारे में कंपनी लॉ ऐसा क्या बात करता है। फिर आपको ये बताना ज़रूरी है सर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। फिर आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि इंटरनल ऑडिट क्या होता है, उसके बारे में कंपनीज एक्ट क्या कहता है। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट एरिया है जिसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ऐसे बता दूं कि ये जो क्लास है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड कंपनी सेक्रेटरीज दोनों का ये टॉपिक है, बट ये टॉपिक सीएमए का एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है। तो जो लोग सीएमए का एग्जाम के लिए भी सोच रहे हो तो उनका जो है ये टॉपिक फाइनल लेवल में डिस्कस होता है, बट टुडेज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट और सीएमए ऑल्सो, मतलब करियर रिलेटेड मतलब कॉन्सेप्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आज सीएमए के बारे में बात भी करेंगे, सीएमए का मतलब कुछ पावर एंड ऑथोरिटी है जो आज के टॉपिक में डिस्कशन होगा, बट इंटरमीडिएट लेवल में है नहीं, फाइनल लेवल में इसको डिस्कस किया जाता है। तो ये मैं बता दिया। ऐसे देखो सभी का लॉ मतलब अल्टीमेटली कॉर्पोरेट लॉ सभी को पढ़ना पड़ेगा, किसी का कुछ चीज इंटर में दिया है, फाइनल में दिया है, इससे थोड़ा बहुत चेंजेस है, इट्स नॉर्मल, बट कॉर्पोरेट लॉ इज ओवरऑल एवरीथिंग। तो ये मैंने मैसेज में भी बताया था, तो फिर से एक बार मैंने बताया। तो ठीक है, चलो सर, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज एज वेल एज इंटरनल ऑडिट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे वाइटल पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। नंदिनी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा सर, एक सेकेंड होल्ड कर लो, एक सेकेंड होल्ड कर लो सर। एक पर्टिकुलर टॉपिक मुझे थोड़ा सा रेडी करना था, मैं भूल गया। एक सेकेंड, 2 मिनट लगेगा। कहाँ जाना है उस पर, फिर मुझे आपको क्या बताना चाहिए। यस सर, ठीक है, चलो मिला है, जो चाहिए था मिला है सब, ठीक है। स्क्रीन शेयर नहीं है ना? ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर है ना सबको साथ? देखो तो एक बार। ओके, तो इन सिंपल अगर मैं बोलूँ सर तो ये टॉपिक अकाउंट्स ऑफ कंपनीज रिलेटेड है। अब इस अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के बारे में जो इम्पोर्टेंट डिस्कशंस मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आज मैं आप लोगों से करूँगा, तो चलो सर एक बार मैं ओवरव्यू में बता देता हूँ कि ऐसा क्या क्या मेन मेन सेक्शंस है या क्या क्या मेन मेन पॉइंट है जो कॉर्पोरेट लॉ में इतना वाइटल यहाँ पर माना जा रहा है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज दिख रहा है ना? हाँ सर, सेक्शन 128 से लेके सेक्शन 138 के अंदर ओवरऑल डिस्कशन है, ठीक है। 128 से लेके 138 के बीच में। ऐसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, आप लोग अकाउंट्स के बारे में बहुत बार मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, स्पेशली एनुअल रिपोर्ट ओपन करके आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से कंपनी का पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, हाँ सर, जिसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, तो किस तरह से हम लोग उसका डिस्कशंस रियल लाइफ में देखते हैं। स्पेशली जो लोग स्टॉक मार्केट का क्लास भी करते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, दे ऑल्सो नो कि किस तरह से हम लोग कंपनी का अकाउंट्स वगैरह को रीड करते हैं। और साथ में सर आप लोग अकाउंट्स करते भी हो, ठीक है, मैम के पास आप लोग पढ़ते भी हो अकाउंट्स के बारे में,
पीएल के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में आप लोग कैलकुलेट करते हो, सम्स करते हो, प्रोजेक्ट करते हो, तो यू नो दिस थिंग्स कि ये अकाउंट्स है क्या। बट डिस्कशन एरिया क्या है कि ये जो अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ठीक है, इसके बारे में कॉर्पोरेट लॉ के अंदर क्या कहा गया है, दैट इज द एरिया मतलब ऑफ डिस्कशन। इसमें आपको मैं ये बोल सकता हूँ कि सर जैसे कॉर्पोरेट लॉ आपको बता दें सर, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड, ओके, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड, सेक्शन 128 एंड सेक्शन 129, सेक्शन 128 एंड 129 किस तरह का अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए उसके बारे में बात करता है। उसके अंदर जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, जो बहुत वाइटल है ना सर, कॉमर्स जब से आप लोग पढ़ना चालू किए हो, अकाउंट्स के बिना तो आप कॉमर्स के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो एग्जैक्टली क्योंकि आप अकाउंट्स के बिना कॉमर्स के बारे में नहीं सोच सकते, तो आप समझ सकते हो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितना वाइटल होगा अकाउंट्स मतलब बिजनेस के लिए, स्पेशली कंपनीज के लिए। हर एक बिजनेस के लिए अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है, बट कंपनीज के लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज कंपनीज में शेयर होल्डर्स होते हैं, बहुत सारा लोगों का इंटरेस्ट होते हैं उसके अंदर, स्पेशली स्टॉक मार्केट लिस्टेड हो तो और ज्यादा, बिकॉज वो पब्लिक के पैसे से चलता है, ढेर सारा लोग उसमें पैसा डालते हैं। अगर वो प्राइवेट कंपनी हो तो उसमें भी ऑलमोस्ट 200 के आसपास शेयर होल्डर होता है, मतलब मैक्सिमम, मिनिमम तो आप लोग जानते ही हो। तो इसके बारे में कंपनी लॉ बहुत ही डिटेल्स में कुछ बोला है। रेलिवेंट बुक्स एंड पेपर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ और क्या रेलिवेंट बुक्स एंड पेपर्स के बारे में कंपनीज एक्ट बोलता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या, ऐसे तो इन कॉमन सेंस ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट एज वेल एज कैश फ्लो स्टेटमेंट, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट एज वेल एज कैश फ्लो स्टेटमेंट, किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट निकाल करके देख लो, ठीक है। ये मेरे पास नॉर्मली अवेलेबल रहता है बिकॉज कुछ दिनों से क्लास चल रहा है। ये एक जैगुआर एंड लैंड रोवर का एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है ऐसा? आप देख सकते हो क्या लिखा है सर, जैगुआर लैंड रोवर, थोड़ा सा नजर डालोगे तो दिख जाएगा। सेकंड, डेलॉयट जो है वो अपना ये 2019-20 का है, 1920 का एनुअल रिपोर्ट है जैगुआर लैंड रोवर का, ठीक है। इसमें डायरेक्टर्स रिपोर्ट देख सकते हो आप यहाँ पर। डायरेक्टर्स रिपोर्ट के बाद आपको मैं ऑडिट रिपोर्ट भी दिखाता हूँ। ये देखो सर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। और ये ऑडिट एक्चुअली, ऑडिटर का रिपोर्ट किस पे डिपेंड करता है सर, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना सर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आप यहाँ चेक कर सकते हो, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड नाउ जस्ट अ सेकेंड, इसके नीचे ही होगा कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी ऑडिटर रिपोर्ट में थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, एक सेकेंड, क्या हो गया, ये देखो दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर, हेलो, ओके। तो कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सर कंसोलिडेटेड का मतलब क्या है जानते हो? कंसोलिडेटेड मतलब कंपनी सिर्फ अपना खुद का नहीं, मतलब इसका जो सब्सिडियरी वगैरह है ना, मतलब सपोज मानो कि टाटा जो है वो इसका होल्डिंग है, या फिर लैंड रोवर जैगुआर का अगर दूसरा कोई सब्सिडियरी कंपनी से, मतलब जिसमें इनका 50% 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग हो, वैसा वाला कंपनी का भी डेटा इसके अंदर रखा गया है, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड मींस सभी होल्डिंग सब्सिडियरी का मिला जुला के जो पीएल बैलेंस शीट बन रहा है। तो दिस इज इनकम स्टेटमेंट एंड दिस इज अ बैलेंस शीट, दिस इज इनकम स्टेटमेंट, दिस इज अ बैलेंस शीट। तो कुछ इनकम स्टेटमेंट दिख रहा है, कुछ बैलेंस शीट दिख रहा है। आपको यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंस का भी अलग से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसके बारे में आप यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देख सकते हो, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई होप दिख रहा होगा सर आप लोगों को। अरे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? थोड़ा सा छोटा लिखा है बट आई होप देख पा रहे हो सर। यस सर। तो ये डिटेल्स अभी रीड नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी स्टॉक मार्केट या फिर आप लोगों को अकाउंटिंग रिपोर्ट नहीं सिखा रहा हूँ। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि देखो सर, ये सब कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है, नॉट जस्ट लैंड रोवर जैगुआर। अब अदानी का रिपोर्ट चेक कर लो, अब अदानी का रिपोर्ट चेक कर लो, अदानी के डिटेल्स में जाओगे तो आपको अदानी का भी दिखेगा। ये देखो सर, नोट्स टू स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टैंड अलोन का मतलब क्या होता है बोलो तो, स्टैंड अलोन मतलब विदाउट एनी सब्सिडियरी, कंपनी का जो सब्सिडियरी वगैरह है उनका छोड़ के, ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस का, उसका जो सब्सिडियरीज वगैरह है उनको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया,
मतलब ये जो भी पीएल बैलेंस शीट यहाँ पर बना हुआ है, देखो सर इतना बड़ा बड़ा रिपोर्ट बनाना पड़ता है कंपनी को, ठीक है। तो जो भी कंपनी ने अपने बिजनेस के में फाइनेंशियल रिकॉर्ड किया है, कंपनी ने अपना जो भी पीएल बैलेंस शीट, ठीक है, जो भी डिटेल्स यहाँ पर बना के रखा है, वो सारा का सारा डिटेल्स कंपनी को देना पड़ता है। और वो सब डिटेल्स एकदम क्लियर कट शो करना पड़ता है, फेयर व्यू मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू भी शो करना पड़ता है। मतलब जो भी रहेगा सब कुछ एकदम प्रॉपर रहेगा और एकदम सही रहेगा। ये भी मतलब एश्योर करना जरूरी होता है कंपनी को अपने अकाउंट्स में। तो सर मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल है, मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि चाहे वो अदानी हो, जैसे ये आपको दिखाई देगा शायद मोस्ट प्रोबेबली, ये अदानी का कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है। ये अदानी का कैश फ्लो ही चल रहा है। दिस इज अ बैलेंस शीट पीएल, एंड नाउ यू कैन सी अ बैलेंस शीट। तो चाहे बैलेंस शीट हो, पीएल हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हो, दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओके ना सर। तो अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जानते हो, बट नाउ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कंपनी लॉ के अंदर क्या कहा गया है, वही तो डिस्कशन पॉइंट है, ठीक है। तो सेक्शन 128, 129 एंड उसके साथ साथ हमें और भी एक चीज़ जरूरी जानना है सर, कि सर रीओपनिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स ऑर्डर, अगर ट्राइब्यूनल या ट्रिब्यूनल इन्होंने भी कुछ बोल दिया सेक्शन 130 के अंदर, तो फिर किस तरह से इसको रीओपन या रिकास्टिंग किया जाता है। वॉलेंटरी रिविजन्स ऑफ अकाउंट्स, सेक्शन 131, constitution of NFRA, National Financial Reporting Authority, and power of central government to prescribe accounting standards, सेक्शन 132 एंड 133 के अंदर कहा गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है, बोर्ड का रिपोर्ट होता है, 134 के अंदर कहा गया है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कंपनी का, सेक्शन 135, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कंपनी का अकाउंट्स। राइट ऑफ मेंबर एंड फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रजिस्टर, राइट ऑफ मेंबर्स एंड फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं ना सर, ये जो भी मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड, चाहे वो जैगुआर का देखो, लैंड रोवर का देखो, या फिर साथ में आप अदानी का भी देखो, ठीक है, ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो भी कंपनी आपको शो करता है, मेंबर्स को शो करता है, या फिर मार्केट में इसको निकालते हैं, अपने वेबसाइट के अंदर इसको डाल के रखता है, ये सारे के सारे डेटा रजिस्टर के पास फाइल करना जरूरी है। सेक्शन 136 एंड 137 इसके बारे में बात करता है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज इंटरनल ऑडिट, ये सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट के बारे में बात करता है। एंड दिस पर्टिकुलर इंटरनल ऑडिट मतलब ऐसे दो तरह का ऑडिट होता है, एक एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब सर स्टैट्यूटरी ऑडिट, क्या ऑडिट सर, स्टैट्यूटरी ऑडिट। ऐसे आप लोग देखते होंगे सर कि कंपनी अपने बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड सबमिट करता है, उसको ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, किससे, ऑब्वियसली प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से, जिनके पास ऑडिट करने का ऑथोरिटी है, ठीक है। इवन अगर आप इस पर्टिकुलर अदानी का रिपोर्ट ही देख लो, अगर आप अदानी का रिपोर्ट ही देख लो, दिस इज अदानी का रिपोर्ट एंड दिस इज जैगुआर लैंड रोवर का रिपोर्ट, चाहे आप अदानी देखो, जैगुआर देखो, जो भी कंपनी, रिलायंस देखो, ये जो ऑडिट के बारे में देखो यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ये देखो, द कंपनी अकम्पनी नोट्स फॉर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द रिपोर्ट ऑफ इवेंट डेट फॉर डेलॉयट हस्किंस एंड सेल्स एलएलपी, मतलब ऑडिटर्स जो है कार्तिक या रावल, ठीक है, ये इसको ऑडिट किया है, ठीक है, किसके बिहाफ में, ऑब्वियसली फार्म जो है वो है डेलॉयट। अब डेलॉयट के बिहाफ में कार्तिक या रावल ने इसको ऑडिट किया है। अब ये तो हो गया सर स्टैट्यूटरी ऑडिट, ये कौन सा ऑडिट हो गया, स्टैट्यूटरी ऑडिट। इवन अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड से थोड़ा सा आगे नजर डालोगे एनुअल रिपोर्ट में, ठीक, जहां पर फाइनेंशियल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग खत्म होगा उससे पहले ही कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट रहता है। ये देखो सर, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट है ना, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट से जस्ट बिफोर आपको ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ना, दिस इज ऑडिट रिपोर्ट, ये देखो, द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इसका मतलब है ये जो ऑडिट के बारे में बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, दिस इज अ स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो फाइनेंशियल लेवल पे स्पेशली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होते हैं वही करते हैं, और जो मैंडेटरी ऑडिट भी है, ठीक है। मतलब जब भी हम लोग ऑडिट के बारे में बात करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में छप जाते हैं। बट देर इज अनदर टाइप ऑफ ऑडिट जो आजकल मैंडेटरी भी करके रखा है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसका डेटा भी मैं आपको बोलूंगा। इवन इंटरनल ऑडिट, नॉट जस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, इवन कॉस्ट अकाउंटेंट के पास भी पावर है, मतलब उनको भी बहुत ज्यादा आजकल, तो इसीलिए मतलब सीएमए का इतना ज्यादा रोल प्लेइंग बढ़ गया है बिकॉज ऑफ इंटरनल ऑडिट। तो इसके बारे में डिस्कशन होगा सेक्शन 138 में, मजा आने वाला है सर, एकदम मजा आने वाले हैं, ये कंपटीशन बहुत जमकर हो रहा है, ठीक है।
किसी के पास कुछ अथॉरिटी, आप लोग सीएस का रूल जब आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, आप उसने देखा था कि कंपनी सेक्रेटरीज का पावर कैसे है, ठीक है। बट सर कंपनी लॉ सभी को एक अलग अलग लेवल में पावर बांट के रखा है, सबका एक अपना अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है, तो तभी तो एक बिजनेस चल सकता है ना सर। थोड़ी ना सबको सब कुछ आएगा, या फिर सबको ही सब कुछ स्पेशलाइज्ड वे में नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ स्पेशलाइज्ड वे में करने के लिए किसी किसी को थोड़ा सा पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना भी जरूरी है। तो तभी तो एक इतना बड़े बड़े बिजनेस, हजार हजार करोड़ का, लाख लाख करोड़ का टर्नओवर करने वाला बिजनेस, वैल्यूएशन वाले बिजनेस, तो इतना बड़ा बड़ा बिजनेस को कैसे हैंडल करेंगे। तो ताकत को, पावर को, अथॉरिटी को थोड़ा सा लेवल अप, सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना दो। तो एग्जैक्टली तभी तो कंपनी लॉ इतना सारा डिटेल्स में बात हमें करते हैं और सिखाते भी हैं। तो चलो सर, आपको समझ में आया ना सर सबको? हाँ ज्योति, नंदिनी, समझ आ रहा है इनकी कि क्या पढ़ने वाले हैं और क्या सीखने वाले हैं? हाँ सर। ओके सर, चलो देखते हैं। तो देयर इज अ नीड फॉर डिस्क्लोजिंग ऑफ एनुअल इन्फॉर्मेशन, है ना सर? मैं हमको एनुअल रिपोर्ट निकाल के दिखा रहा था तब से। एनुअल इन्फॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर बाय द डायरेक्टर्स अबाउट द वर्किंग एंड फाइनेंशियल पोजीशन। क्या दिखाना है? कंपनी का वर्किंग पोजीशन एज वेल एज फाइनेंशियल पोजीशन। मजाक नहीं है ऑब्वियसली। आप लोग ऐसे ही मतलब कोई अरे गरे नेत्तू करे नहीं बन रहे हो सर, आप लोग कुछ खास बन रहे हो। और आपको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कंपनी को अपना वर्किंग पोजीशन एज वेल एज फाइनेंशियल पोजीशंस बताना पड़ेगा, सो दैट द शेयर होल्डर्स आर अवेयर ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी का शेयर होल्डर्स है उनको कंपनी के बारे में सारे के सारे चीजें जानने का अधिकार है। ऑब्वियसली अधिकार तो है उनको, बिकॉज उन्हीं के फाइनेंस के थ्रू से, उन्हीं के पैसे के थ्रू से बिजनेस जो चलता है, तभी तो बिजनेस आगे बढ़ पाता है। आज अगर जोमेटो 60,000 करोड़ का वैल्यूएशन लेके मार्केट में आया है, ठीक है, कल अगर रिलायंस इंडिया का, इवन वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में से एक है, ठीक है, रिचेस्ट पर्सन है मुकेश अंबानी, ठीक है, लाख लाख करोड़ का वैल्यूएशन लेके $1 ट्रिलियन का वैल्यूएशन बना के बिजनेस बनता है आज के डेट में, बिलियन ट्रिलियन मिलियन डॉलर का बिजनेस। तो ये सब किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा है, शेयर होल्डर का पैसा है, ठीक है। तो उनको इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है। The Companies Act 2013 lays down the various provisions related to the maintenance of proper books of accounts। और आप लोग तो जानते ही हो सर, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का चर्चा है कि भाई अकाउंटेंसी इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटेंसी इज व्हाट्स अ अकाउंटेंसी इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये जो भी मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, ये सब क्या है? ये सब लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। ये अदानी का बैलेंस शीट है, ये आप देख सकते हो, जैगुआर लैंड रोवर का है, आपको जो चाहिए आप वो देख सकते हो। ये तो मैंने कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से आपको दिखा रहा हूँ। देयर आर लॉट्स ऑफ मनी कंट्रोल जैसे ऐप है, टिकट टैप जैसे ऐप है, जहाँ पर जाके आप डिटेल्स कंपनी का सर्वे कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, भाई कौन से कंपनी का क्या सिचुएशन है, ठीक है। जिस कंपनी का मन हो जाए वही कंपनी के बारे में सर्च करो, जानो, कंपनी का पीएल देखो, कंपनी का बैलेंस शीट देखो, ठीक है। ये सब देखो, ये सब स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है, फंडामेंटल एनालिसिस भी कहते हैं ये सबको। जस्ट लुक हियर, गो द फाइनेंशियल्स, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू मिलेगा। इट्स नॉट अ एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट आपको वो भी मिल जाएगा। अगर आप रिलायंस का भी एनुअल रिपोर्ट देखना चाहोगे, विजिट ओवरव्यू जस्ट बिलो, नीचे आ जाओ, यहाँ पर आपको एनुअल रिपोर्ट किसी कारण से मुझे अभी नहीं मिल रहा है, बट मिलता है सर। ये देखो सर, ये फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर में आपको इनकम बैलेंस शीट दिख रहा है ना, दिख रहा है सर बैलेंस शीट, कंपनी का एसेट, कंपनी का लाइबिलिटीज, सारा का सारा पोजीशंस, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। ये देखो सर, एनुअल रिपोर्ट पेंडिंग है तो 21 का एनुअल रिपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये रिलायंस का एनुअल रिपोर्ट है। अब इसको भी डाउनलोड करो और कंपनी के डिटेल्स को जानो। तो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटेंसी, मतलब बेसिकली एनुअल रिपोर्ट के थ्रू से कंपनी को सब कुछ बताना होगा, ठीक है। अब लॉ इसको और डिटेल्स में क्या कहता है सर? Books of accounts etc. to be kept by company, books of accounts etc. to be kept by company, section 128 इसके बारे में बेसिकली एम्फासिस करता है। तो एम्फासिस क्या करता है? कंपनी शैल प्रिपेयर, कौन करेगा? कंपनी शैल प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ बुक्स एंड पेपर्स के बारे में जब बात हो रहा है, या फिर जो भी है, आप देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब मिला जुला के कंपनी जो अकाउंट्स मेंटेन करता है, किस बेसिस में करता है? ऐसे करेंटली में रिसेंटली जो फाउंडेशन लेवल का क्लास में चल रहा है ना, वो यही चल रहा है सर कि एक्रूअल बेसिस एंड डबल एंट्री सिस्टम का मतलब समझा रहा था मैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस का एक एरिया चल रहा है, तो जिसमें मैं वही समझा रहा था कि एक्रूअल बेसिस क्या है। ऐसे आप लोग जानते हो एक्रूअल बेसिस क्या है, कि आपको पैसा जो मिला नहीं है आप उसे भी एंट्री करते हो, ठीक है।
ये जो डेटर क्रेडिटर वाला कॉन्सेप्ट है, जब तक आप पेमेंट, जब तक आपको मिला नहीं है बट उसको भी आप एसेट शो करते हो कि नहीं करते? हाँ सर, दो तरह का कॉन्सेप्ट हो सकता है, एक कैश बेसिस और एक क्रेडिट बेसिस, ठीक है, एक्रूअल बेसिस। बेसिकली क्रेडिट बेसिस मींस एक्रूअल बेसिस। वेरी गुड सर। ये जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट के कारण जो आपका डेटर है, करेंट एसेट्स में आप डेटर शो करते हो, डेटर को आप अपना एसेट मानते हो। सपोज आपके पास 1 करोड़ रुपया मार्केट में आपको मिलने वाला है। इफ यू कैन गेट 1 करोड़ फ्रॉम द मार्केट एंड यू ट्रीट इट एज एन एसेट, बट क्या सच में ये आपके पास आ गया सर, या आने वाला है? आने वाला है। तो जो चीज अभी मिला नहीं है वो भी, उसको आप एसेट ट्रीट करते हो, एंड करेंट लायबिलिटी आप क्रेडिटर को ट्रीट करते हो, है ना? आप क्रेडिटर को ट्रीट करते हो, मतलब जो आपका करेंट लायबिलिटी है, सपोज आपका मार्केट में 50 लाख का लायबिलिटी है, क्रेडिटर को रीपे करना है, क्या आपने पे कर दिया या पेबल है? पेबल है, तभी तो क्रेडिटर है। तो ये जो फीलिंग है, आ रहा है ना आपको, ये एक्रोल के कारण आ रहा है। कैश में क्या होता है कि जब पेमेंट होगा तब होगा, जब पेमेंट मिलेगा तब होगा, बट हमारे यहाँ पर जो कंपनी अकाउंट्स मेंटेन होता है वो एक्रोल बेसिस में होता है, और कंपनी लॉ भी आपको एक्रोल बेसिस मेंटेन करने के लिए ही बताते हैं। सर कैसे पता चलेगा? सर आप किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट में जाओ, ठीक है, आपको देखो दिखाई दे देगा, बैलेंस शीट में जाओ, पीएल में जाओ, आपको पेबल कॉन्सेप्ट बहुत दिखेगा। लुक हियर, ये मैंने, अच्छा चलो मैं आपको रिलायंस से दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ से देखो। अच्छा नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ लाइबिलिटीज शो कर रहा है। अगर मैं आपको आइटम शो करूँ, आइटम के हिसाब से अगर दिखाऊं, तो आपको यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर करेंट एसेट्स ट्रेड रिसीवेबल्स दिख रहा है, देखो तो ये अदानी का है, ट्रेड रिसीवेबल्स दिखाई दे रहा है सर? मतलब आपको मिला नहीं है, मिलने वाला है ना। 1092 करोड़ का बिजनेस को मिलने वाला है, ये रिसेंट है, 2021 का ही रिपोर्ट है, मार्च 2021 का ही रिपोर्ट है। ट्रेड रिसीवेबल्स दिखाई दिया क्या? हाँ सर, ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है डेटर, मतलब जिनसे आपको पैसा मिलेगा, है ना? तो ये अदानी को मार्केट से मिलने वाला है। किससे कितना मिलने वाला है, अगर और डिटेल्स देखना चाहते हो तो नोट नंबर 5 में जाओ, वो भी एनुअल रिपोर्ट में मिलेगा कि किसके पास से कंपनी को कितना मिलने वाला है। सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड आउट द लायबिलिटी, ठीक है, ये देखो सर, अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज, बोरोइंग्स मतलब लोन है, ठीक है, करंट लायबिलिटीज के अंदर जाओ, ट्रेड एंड अदर पेबल्स दिखाई दे रहा है, ट्रेड एंड अदर पेबल्स, हाँ, ट्रेड एंड अदर पेबल्स के अंदर ये देखो सर, आपका मार्केट में ऑलमोस्ट 214 करोड़ के आसपास का लाइबिलिटी है ट्रेड पेबल के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये अभी तक कंपनी ने पे किया नहीं है, बट कंपनी पे करने वाले हैं। तो ये सब कैसे क्यों हो रहा है? ये सब एक्रोल के कारण ही तो हो रहा है ना सर? तो ऑन एक्रोल बेसिस एंड डबल एंट्री सिस्टम, और डबल एंट्री तो आप लोग जानते ही हो, ये तो न्यूटन का थर्ड लॉ के हिसाब से होता है ना। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? हाँ सर, न्यूटन का थर्ड लॉ बोलो। Every action has its opposite and equal reaction. Reaction, exactly. Every debit always have equal credit and every credit always have equal debit. होता है कि नहीं होता? सपोज आपने बिजनेस में कैश लेके आ रहे हो, तो आप जब कैश अकाउंट को डेबिट करते हो, सिमिलर टाइम पे आप अपने बिजनेस में कैपिटल डाल रहे हो, तो आपका कैपिटल अकाउंट को भी आपको क्रेडिट करना पड़ता है ना? तो इफ यू इन्वेस्ट 1 करोड़ इन योर बिजनेस, then this 1 crore is your cash and this is your assets, okay, but this capital is your 1 crore, but this capital 1 crore is your liability, because बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट में चलता है, और जब भी आप बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, तो दिस इज, क्योंकि बिजनेस अलग और बिजनेस का ओनर अलग। सपोज यू इन्वेस्ट एंड यू आर एक्स, ठीक है, अगर आप मिस्टर या मिस एक्स हो, ठीक है, सपोज यू आर अ मिस्टर और मिस एक्स, ठीक है। अब पॉइंट इज दैट कि मिस्टर या मिस एक्स ने अगर अपने बिजनेस में 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, तो ये इसका बिजनेस का लायबिलिटी है कि ये बिजनेस उसको ये कैपिटल वापस करे बिजनेस करके। दैट्स व्हाई कैपिटल इज योर लायबिलिटी, एंड इसीलिए कैपिटल को हमेशा लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। अब किसी भी कंपनी का पीएल बैलेंस शीट ओपन करके देख लो, स्पेशली बैलेंस शीट ओपन करोगे तो आपको बैलेंस शीट में जैसे एक एसेट साइड शो होगा, सिमिलर वे में आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड भी शो होगा, एंड आपको लायबिलिटी साइड में यू कैन सी हियर
इक्विटी एंड लायबिलिटी, क्या दिखता है सर, इक्विटी एंड लायबिलिटी, दिस इक्विटी इज एक्चुअली क्या, कैपिटल, ये देखो इक्विटी मतलब व्हाट, इक्विटी मींस इक्विटी शेयर कैपिटल, दिखाई दे रहा है। तो कैपिटल एंड लायबिलिटीज, लुक हियर, दो हेड में है ना, एक इक्विटी लायबिलिटी हेड बनाया गया और एक लायबिलिटी हेड बनाया गया। इसका मतलब समझ रहे हो सर कि कैपिटल एंड लायबिलिटी दोनों एक साथ में होता है, बट दोनों का नेचर थोड़ा अलग है, ठीक है, बट दोनों सेम कॉन्सेप्ट में बिल्ड होता है। इसीलिए तो बचपन से आप लोग अकाउंटेंसी सीखते आ रहे हो, और आप लोग हमेशा कैपिटल को बैलेंस शीट में क्या करते हो, बैलेंस शीट के अंदर दिस इज योर एसेट साइड होता है एंड दिस इज योर लायबिलिटी साइड होता है। और आप क्या करते थे बचपन से, इधर आपको कैपिटल लिखने का आदत हो गया था। बहुत लोग ऐसे ऐसे ही बचपन में पढ़ लेता था कि दिस इज योर फिक्स्ड एसेट्स, दिस इज योर करेंट एसेट्स। तो आप क्या करते थे बचपन से ही, आपका मतलब सभी को, आप मैं भी करता था कि कैपिटल को इधर लिख के दोनों को बैलेंस करने के लिए करता था। बहुत लोगों को पूछा जाता था कि भाई कैपिटल इधर क्यों है, कैपिटल तो लायबिलिटी नहीं है, ऐसा फीलिंग आता था। लेकिन कोई समझाता कहाँ था कि भाई कैपिटल तो एक्चुअली बिजनेस, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट में चलता है, तो कैपिटल इज ऑल्सो लायबिलिटी फॉर द बिजनेस टू रीपे हिज ओनर, ठीक है। तो कैपिटल, क्रेडिटर्स, कैपिटल, क्रेडिटर्स, ये सब आपका लायबिलिटी है ना। तो मेरा कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है सर, कि ये जो बिजनेस है, ये जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट यहाँ पर मेंटेन होता है, या जो डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन होता है, कि आप बिजनेस में कैश लाते हो और उसके बेसिस में आपका कैपिटल भी जनरेट होता है। आप बिजनेस में कैश लाते हो और बदले में कैपिटल भी जनरेट होता है, एंड नॉट जस्ट इन कैश कैपिटल एंट्री, इन एवरी केस। आप क्रेडिट परचेस करो, कैश परचेस करो, हर केस में एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट भी होता है कि नहीं होता, ये तो अकाउंट्स में आप लोग सभी को ही जानते हो। तो ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ना, डबल एंट्री बुक कीपिंग भी इसको कहा जाता है, ये कॉन्सेप्ट के बारे में भी कहा गया है कंपनी लॉ के अंदर, कि भाई आपको कंपनी का अकाउंट्स मेंटेन करना है तो ऑन एक्रूअल बेसिस में करो एंड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से करो। तो ये भी कंपनी लॉ हमें सिखाते हैं। कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एंड अदर प्लेसेस, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रजिस्टर्ड ऑफिस में रखो एंड अदर प्लेसेस इन इंडिया एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिसाइड, ठीक है। वो रजिस्टर्ड ऑफिस में भी रख सकता है, अदर प्लेसेस में रख सकता है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है तो। गुड इवनिंग जो ये प्रिया, प्रिया को आवाज आ रहा है क्या, प्रिया बहुत लेट हुआ आज। ओके देखो सर, open for inspection by directors. Now this books of accounts is open for inspection by directors. That means open for inspection by directors का मतलब क्या हो गया, सब्सिडियरी ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है, बोर्ड ऑफ एसोसिएशंस इंस्पेक्शन चेक कर सकता है, बोर्ड ऑफ ऑडिटर्स, सॉरी सब्सिडियरी ऑफ बोर्ड्स बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है, ओनली ऑन ऑथराइजेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशंस, मतलब अगर रेजोल्यूशन पास करे तो ये इंस्पेक्शंस के लिए भी जा सकते हैं। एंड अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आउटसाइड इंडिया रिटन रिक्वेस्ट बाय डायरेक्टर्स, रिटन अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आउटसाइड इंडिया ऑन रिटन रिक्वेस्ट बाय डायरेक्टर्स, अगर डायरेक्टर ने रिटन रिक्वेस्ट दिया तो बाकियों को दिखा जा सकता है। और इंपॉर्टेंटली ये जो अकाउंट्स मेंटेन होता है, चाहे पीएल हो, बैलेंस शीट हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हो, इसको 8 साल तक प्रिजर्व करने का रूल्स है सर। क्या है सर, 8 साल तक प्रिजर्व करने का रूल्स है। समझ रहे हो सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। मतलब ये जो अकाउंट्स बनाया जाता है, इस अकाउंट्स को 8 साल तक, 8 इयर्स तक आप इसको प्रिजर्व करोगे। समझ में आ रहा है सर, हेलो। Yes, sir. समझ गए, ठीक है सर। तो फिर बात को एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। ये जो अकाउंट्स हम लोगों ने बनाया, ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर्स, सब्सिडियरी बोर्ड ऑफ, मतलब बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्शंस ओनली ऑन ऑथराइजेशंस ऑफ बाय बीओडी, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रेजोल्यूशंस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्शन किया जा सकता है। एंड अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आउटसाइड इंडिया ऑन रिटन रिक्वेस्ट बाय डायरेक्टर। सर अगर कंप्लायंस करने में फेलियरिटी आता है, फेलियर इन कंप्लायंस, ठीक है, विद इम्प्रिजन, अच्छा मतलब क्या पेनल्टी क्या लग जाता है, याद रखिए सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
फाइन लग सकता है 50,000 से लेके 5 लाख तक अगर कंपनी ये सब बातें प्रॉपरली मेंटेन नहीं करता है तो, ठीक है। यही सब कंप्लायंस का काम सीएस को करना पड़ता है। सीएस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है सर, कि कंपनी को जो भी करना पड़ेगा ये सारा का सारा डिटेल्स मेंटेन करने का काम ज्यादातर केस में सीएस को ही सौंपा जाता है, तभी तो सेक्रेटरी कहलाते हैं, ठीक है। सेक्रेटरी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो हर एक चीज को प्रॉपर वे में मेंटेन करे, ठीक है। कंपनी में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है वो तो कंपनी में चार्टर्ड मतलब अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है, सीएमए भी हो सकता है अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, बट सर इसका नॉर्मली देखा जाता है ऐसे। मैं आपको बता रहा हूँ कि किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अभी आपको पता चल जाएगा। 50,000 से लेके 5 लाख तक का फाइन, या फिर दोनों हो सकता है, या बोथ, विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म में एक्सटेंड टू 1 ईयर, 1 साल तक आपको जेल हो सकता है सर। समझ में आया? हेलो, समझ में आ रहा है? अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, है ना था। ठीक है। ये था बुक्स ऑफ अकाउंट्स एटसेट्रा टू बी केप्ट बाय कंपनी, सेक्शन 128, ठीक है। ओके, तो अब चलो फटाफट देख लेते हैं सर जनरल रिक्वायरमेंट क्या है। एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलेवेंट बुक्स एंड रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। हर साल का तो आपको अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा ना, तभी तो अकाउंटेंट का इतना बोलबाला है। बिकॉज इनके इन्फॉर्मेशन के बिना अकाउंटेंट अगर अकाउंट्स प्रॉपरली नहीं मेंटेन करता तो लोगों को बिजनेस के बारे में पता कैसे चलेगा। दिस बुक्स ऑफ अकाउंट शुड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगा ये ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग दैट ऑफ इट्स ब्रांच ऑफिस एंड एक्सप्लेन द ट्रांजैक्शंस इफेक्ट बोथ एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड इट्स ब्रांचेस। कंपनी की रजिस्टर्ड हेड ऑफिस हो या ब्रांच ऑफिस में हो, जो भी डिटेल्स मेंटेन किया जा रहा है सारा का सारा क्लियर कट होना चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट बी केप्ट ऑन एक्रूअल बेसिस एंड अकॉर्डिंग टू दी डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं सर एक्रूअल एंड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, आप लोग जानते हो, मुझे इसमें और ऐसा कुछ बताना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पर बता दो सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 इंक्लूड्स रिकॉर्ड मेंटेन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय द कंपनी, जो भी खर्चा और रिसीव जो भी कंपनी कर रहा है, एंड मैटर्स इन रिलेशन टू व्हिच रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस, ऑल सेल्स परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द कंपनी, द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी, मतलब बैलेंस शीट का डेटा चेक करो, परचेस सेल्स के लिए पीएल चेक करो, ठीक है। एसेट्स द आइटम्स ऑफ कॉस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब, अगर कंपनी का कॉस्ट तो रहेगा ना, हर बिजनेस स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का कॉस्ट तो रहता ही है, सर्विस इंडस्ट्रीज का भी कॉस्ट रहता है। आइटम ऑफ कॉस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 149, कौन करता है सर कॉस्ट का डिटेल्स? आइटम ऑफ कॉस्ट के बारे में कौन बताएगा? ऑब्वियसली सीएमए बताएगा, तो दैट्स व्हाई कॉस्ट ऑडिट ऑफ द कंपनीज एक्ट। इसीलिए मैंने सीएमए वाले को बोला था कि सर ऐसे तो ये इंटर में नहीं है आप लोगों का सेक्शंस वगैरह, लेकिन सीएमए को मैंने इसीलिए स्पेशली बोला था कि आप लोग हो सके तो क्लास ज्वाइन करना, तो कोई कोई किया है आई नो, ठीक है। द आइटम्स ऑफ कॉस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 148 cost audit of the Companies Act 2013 in the case of company which belongs to any class of company specified under that section. Okay, तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि किसका क्या रोल प्लेइंग हो रहा है, ये सारा का सारा अकाउंट्स में मेंटेन करने का जरूरत है। बुक एंड पेपर एंड बुक और पेपर as defined in section 2 subsection 12 included books of account, deeds, voucher, writing, documents, minutes, register maintained on paper और electronic form, पेपर में हो सके हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, आपको करना पड़ेगा, ठीक है सर। प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, सर ये तो बोला ना, रजिस्टर्ड ऑफिस में, या फिर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो किसी भी शहर में रख सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Board the company shall within 7 days thereof file with the register a notice in writing in AOC 5 giving full address of that place। जहां पर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखा जाएगा, ठीक है, जहां पर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखा जाएगा उसका डिटेल्स रजिस्टर को नोटिस देके बताना पड़ेगा 7 दिन के अंदर, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। सर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, क्या इलेक्ट्रॉनिक वे में करना जरूरी है? सर देख लो, ए कंपनी हैज एन ऑप्शन of keeping books of accounts or other relevant papers in electronic mode as per rule 3 of the company's rule 2014. rule 3 says lays down the manner of books of accounts to be kept in electronic mode। आजकल तो आप लोग जानती हो सॉफ्टवेयर के थ्रू से अकाउंट्स मेंटेन होता है। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो बहुत पॉपुलर हुआ है, नाम तो सुने होंगे सर, टैली के बारे में तो आप लोग बचपन से सुनते बड़े हो गए हो। एसएपी आज के डेट में मॉडर्न अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इवन सीएमए एज वेल एज सीए इंस्टीट्यूट भी आजकल एसएपी का ट्रेनिंग दे रहा है, जानते हो सर। एसएपी एक सॉफ्टवेयर है जिसका ट्रेनिंग आजकल स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है ताकि वो कंपनी में जाके इलेक्ट्रॉनिक वे में अकाउंट्स मेंटेन कर सके। नाम सुने हो कि नहीं सुने हो सर? हाँ सर।
पहला था। एग्जैक्टली, एसएपी, सैप, सैप बोला जाता है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। सिर्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं बनाते सर ये, ठीक है, ये ऐसे जर्मन बेस्ड कंपनी है एसएपी। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एज वेल एज मटेरियल सॉफ्टवेयर, इंजीनियर्स के लिए सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। नॉर्मली अकाउंट्स मतलब आप लोगों के लिए सीएसीएम में वाले के लिए ज़्यादातर केस में फीको मॉड्यूल करवाया जाता है। क्या मॉड्यूल सर? फीको। फीको मीन्स फिनेंस एंड कंट्रोलिंग बोल के एक कॉन्सेप्ट होता है, एसएपी फीको बोलते हैं। सही बोल रहा हूँ ना सर मैं? पहला था। यस सर, ठीक है। तो ये फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग मॉड्यूल इन एसएपी ईआरपी, where FI stands for financial accounting and CO stands for controlling, ठीक है। एसएपी फीको मॉड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट आज के डेट में। किसी भी चार्टर्ड स्टूडेंट, सीएमए स्टूडेंट, एज वेल एज एनी कॉमर्स स्टूडेंट्स जिनको अकाउंट्स एंड कॉस्ट का काम करना होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करना होता है, वो हर कोई आज के डेट में सॉफ्टवेयर के केस में एसएपी जरूर सीखते हैं। और आजकल तो सर सीएमई इंस्टीट्यूट तो इसमें बहुत चेंजेस लाया, स्पेशली रिसेंट ट्रेंड में बहुत जबरदस्त चेंजेस लाया। सीए इंस्टीट्यूट का तो है ही, वो लोग भी सिखाते हैं अपने हिसाब से, बहुत सारा वो भी डेवलपमेंट कर रहा है। ऐसे ऑडिट सॉफ्टवेयर्स, इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर, ये सब तो था ही, बट ये एसएपी, टैली तो पहले भी था, अभी भी चल रहा है, बट ये एसएपी एक न्यू, स्पेशली फॉर बिग कंपनीज, एसएपी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएपी का कुछ खासियत होता है, अगर आपका प्रॉपर अकाउंट्स नहीं है ना, आप एसएपी मतलब चला भी नहीं सकते मतलब जर्नल एंट्रीज गलत होगा तो एसएपी काम नहीं करता है। मतलब अगर आपका जर्नल में वीकनेस है, अगर आपको जर्नल लेजर आप प्रॉपर, स्पेशली जर्नल एंट्रीज, अगर आपका एंट्री गलत होगा तो एसीपी में आप ना सामने आगे नहीं जा सकते। मतलब वो ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की तरह है कि अगर आप एरर हो गए तो वो आप उसको ना बाद में डिलीट नहीं कर सकते। वो जब तक आप सही एंट्री नहीं करोगे ना, वो तब तक उसको मतलब मूव नहीं करेगा। इट्स लाइक अ प्रोग्रामिंग, मतलब इसमें ना चीटिंग करने का एरिया नहीं है। टैली में क्या होता है कि डिलीट करके रिवर्स आप फिर से दूसरा एंट्री लगा सकते हो, एसीपी में ऐसा मौका नहीं मिलता। एसीपी में जब तक सही एंट्री नहीं होगा तब तक वो सामने नहीं, एक मतलब एरर मैसेज देता जाएगा, ढंग 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 कंप्यूटर करता जाएगा। एक होता है ना गजब गजब टाइप का आवाज करता है, टैंग टैंग करता है और एक क्रॉस आ जाता है, वैसा वाला होता है एसीपी में, ठीक है। समझ रहे हो सब, या जानते भी होंगे शायद कोई कोई? हेलो, जानते हो सर? है। यस सर, ठीक है, चलो। अच्छा, तो फिर इलेक्ट्रॉनिकली अकाउंट्स मेंटेन के बारे में भी कहा गया है। इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द रिकॉर्ड शैल बी रिटेन कंप्लीटली इन द फॉर्मेट इन विच दे आर ओरिजिनली जनरेटेड, sent or received, or in a format which shall represent accurately in the information generated. Sent or received and the information contained in electronic record shall remain complete unaltered. चेंज नहीं कर सकते, हाँ, इलेक्ट्रॉनिकली करो मैनुअली करो, चेंज नहीं कर सकते। Information received from branch office shall not be altered and shall be kept in a manner, कॉमन सेंस है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट shall be capable of being displayed in a legible form. There shall be a proper system of storage, रिट्रीवल, जरूरत पड़ने से रिट्रीव करने के लिए, डिस्प्ले और प्रिंट आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज द ऑडिट कमिटी को चाहिए होता है। एंड बोर्ड में भी अप्रोप्रिएट एंड सच रिकॉर्ड्स शैल आल्सो बी डिस्पोज्ड एंड rendered unusable unless permitted by law, ठीक है। जब तक लॉ नहीं बोलेगा तब तक आप रिकॉर्ड को डिस्पोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो लॉ भी आपको, आपका आपका अकाउंट है बोल के आप अपनी मर्जी से डिलीट करोगे, ऐसा भी मौका आपको लॉ नहीं देता है। तो ये सब बात थोड़ा याद रखिएगा। द कंपनी शैल इंटीमेट द रजिस्टर ऑन एन एनुअल बेसिस एवरी ईयर, उसको रजिस्टर ऑफ कंपनीज को बताना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉलोइंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सर्विस प्रोवाइडर, the name of the service provider, the internet protocol interface मतलब IP address of the service provider जिसका भी आपने इलेक्ट्रॉनिक सर्विस लिया है, the location of the service provider जहाँ भी applicable है, where the books of accounts and other books and papers are maintained on cloud, अगर क्लाउड में है, such address as provided by the service provider। आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग चलता है ना, सुने कि नहीं सुने? हाँ सर, क्लाउड कंप्यूटिंग सुनते कि नहीं सुनते सर? ये देखो, एसएपी का भी है, एसएपी तो क्लाउड में ही सेव करते हैं, एसएपी क्लाउड प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, समझ रहे हो सर? एसएपी का ही है क्लाउड प्लेटफॉर्म, मतलब बेसिकली ये क्लाउड एक ऐसे सॉफ्टवेयर से आज के डेट में, जैसे कि जो भी डेटा होता है इसको स्टोर करने का एक ऐसा स्पेस, ठीक है, जो क्लाउड में, मतलब किसी पर्टिकुलर डिवाइस में नहीं, क्लाउड टेक्नोलॉजी में होता है। मैं अभी एक्सपर्ट नहीं हूँ क्लाउड टेक्नोलॉजी समझाने के लिए, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे कि कुछ फेमस कंपनीज है ना, जो गूगल क्लाउड जैसे, नाम तो सुने होंगे सर? हाँ सर, जैसे ये मेरा वेबसाइट है ना, वो गूगल क्लाउड में मैंने बना के रखा।
ये देखो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, आप लोग जानते हो आज के डेट में वन ड्राइव भी है सर, क्लाउड प्लेटफॉर्म में एक है वन ड्राइव जो माइक्रोसॉफ्ट का है, बहुत सारे हैं, आप क्या बताऊं सर, चलो आप लोग ज़्यादा जानते हो मेरे से। अच्छा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ब्रांच ऑफिस के बारे में क्या कहते हैं सर? वेयर अ कंपनी हैज अ ब्रांच ऑफिस इन और आउटसाइड इंडिया इट शैल बी डीम्ड टू हैव कंप्लाइड विद द प्रोविजन। सिंपल बात है सर, ब्रांच का रिकॉर्ड भी आपको मेंटेन करना होगा और उसको भी प्रॉपरली मेंटेन करना होगा। डायरेक्टर उसको इंस्पेक्ट भी करेगा, सिंपल बात है ना, डायरेक्टर इंस्पेक्ट क्यों नहीं करेगा? असिस्टेंट बाय ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज, अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी रहेगा, कॉमन सेंस कुछ इधर है। पीरियड फॉर प्रिजर्वेशन मैंने आपको बता दिया सर, 8 साल तक प्रिजर्व कर सकते हो। लायबल पनिशेबल, कौन कौन हो सकता है पनिशेबल अगर आप प्रॉपरली नहीं करते हो तो? एज पर सेक्शन 128 सबसेक्शन 6, ठीक है, देख रोशनी पूछ रहा था ना, मतलब नॉर्मल सेक्शन क्या है, सेक्शन 28। अब जैसे पर्सन रिस्पॉन्सिबल एंड पेनल्टी के बारे में बात हो गया, सबसेक्शन 6 का बात आ गया। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एटसेट्रा कौन कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, जिसके पास फाइनेंस का चार्ज हो, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। सर कौन होते हैं? सर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ज्यादातर केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं। एनी अदर पर्सन ऑफ ए कंपनी चार्ज्ड बाय द बोर्ड विद ड्यूटी ऑफ कंप्लाइंग विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 128। मतलब ये जो पॉइंट आ जाए ना सर, एनी अदर पर्सन ऑफ ए कंपनी, इसमें मैक्सिमम केस में सीएस का नाम आ जाएगा, एकदम सर चुपचाप सीएस का काम आ जाएगा। सर ये देखो, अभी मैं आपको अगर कंपनी का, ऐसे तो आप लोग जानती हो सर केएमपीज के बारे में, की मैनेजरियल पर्सनल्स, है ना? जैसे अदानी में ही देख लो, ये तो ऑडिटर, ऑडिटर को छोड़ो, ऑडिटर कंपनी का कोई नहीं होता, ऑडिटर एक्सटर्नल पार्टीज होते हैं। फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, गौतम अदानी, इसी से पढ़ा था हम लोगों ने, करण अदानी होल टाइम डायरेक्टर है, अगर ये चीफ एग्जीक्यूटिव है, अगर इनके पास फाइनेंस है तो इनको हिसाब रखना पड़ेगा। कमलेश बागिया, ये कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है, इनके पास भी ऑथोरिटी होता है सब कुछ देखने का। राजेश अदानी डायरेक्टर है, दीपक महेश्वरी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। अब हो सकता है कि ये सीए हो या सीएमए हो या फिर एमबीए इन फाइनेंस भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी। लेकिन पॉइंट समझ में आई होप आपको आ रहा हो कि क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली बिजनेस के अंदर मेंटेन करने का, किसका रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, और पेनल्टी अगर मारा जाएगा तो फिर किसको पेनल्टी दिया जाएगा। 50,000 से लेके 5 लाख तक फाइन होता है, हाँ सर, और जेल भी हो सकता है 1 साल तक। imprisonment for a term which may extend to 1 year और फाइन which shall not be less than 50,000 रुपीज, बट जो फाइन है वो 5 लाख तक जा सकता है, या जेल और फाइन दोनों हो सकता है। XYZ Limited wants to maintain its books of accounts on cash basis. In this case, is this a valid act of XYZ? The Companies Act 2013 White Section 128 subsection 1 requires every company to prepare books of account and other relevant books and papers, financial statement for every financial year on accrual basis and double entry system of accounting. Single entry नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब कैश पेड ऐसा कोई एंट्री नहीं होगा। कैश पेड किसको किया उसको बताना चाहिए। रेंट पेड इज नॉट अ एंट्री प्रॉपरली, ठीक है। रेंट किस में पे किए, कैश में किए कि बैंक में, बैंक के थ्रू से किए कि रेंट बाकी है कि नहीं है, यू हैव टू से। रेंट आउटस्टैंडिंग ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है, रेंट आउटस्टैंडिंग है तो कब किसका बाकी है, कब देना है, कौन से महीने का, मतलब आपको डबल एंट्री करना है, सिंगल एंट्री नहीं चलेगा, ठीक है। सिंगल एंट्री में भी अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है सर, बट कंपनी के लिए नहीं होगा, ठीक है। To any class or classes of companies from the above requirement, hence XYZ Limited cannot maintain its books of accounts on cash basis. तो क्या कंपनी कैश बेसिस अकाउंट्स मेंटेन कर सकता है सर? हेलो, नहीं No, कैश sir. बेसिस में कर सकता है नहीं, ओके No. एग्जैक्टली, ये सब लॉ में बोला हुआ है सर। हम लोग झगड़ा करते हैं ना कि भाई मैं अपने मर्जी से करूंगा, तू कौन होता है बोलने वाले? अरे भाई ना तो तू कौन होता है ना तो मैं कौन होता हूँ, सब तो बोलने वाले कुछ होते हैं, तो इसलिए लॉ बना के रखा हुआ है। ऐसे हम लोग नॉर्मली, मुझे याद है बचपन से हम लोग बहुत सारे बारे में, जब ये सी एस का बात छोड़ो, या फिर आप अगर 2 मिनट के लिए पढ़ाई छोड़ दो, 2 मिनट के लिए एकदम बचपन में याद करो, हम लोग दोस्तों के बीच में झगड़ा करते थे खेलते खेलते। हाँ तू बेसी जानीस, मतलब तू ज्यादा जानता है, ये बोलते तू ज्यादा जानता है, कहाँ लिखा है बोल। अब जो भी बातों को लेके झगड़ा होता था, हम लोग एक चीज बार बार बोलते थे, कहाँ लिखा है बोल। लिखा है तो फिर हम लोग क्या बोलते थे, अच्छा तब ये होगा। अगर लिखा नहीं है, अब किसको पता है कहाँ क्या लिखा है, बट फिर भी हम लोग बोलते थे कहाँ लिखा है बोल। तो अगर किसी भगवान देवता को लेके बात होता था तो फिर जरूर कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल किताब में लिखा होगा, है ना। तो ऐसे हम लोग करते थे बचपन में कि क्यों है ऐसा, कहाँ लिखा है, नहीं तो हम लोग झगड़ा कर लेते थे। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी बात हुई है, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते,
अकाउंट्स भी मेंटेन करते हैं तो उसके बेसिस में लॉ बना हुआ है, कॉस्ट ऑडिट करते हैं तो उसके बेसिस में लॉ बना हुआ है, सेक्रेटरियल ऑडिट करते हैं तो उसके बेसिस में लॉ बना हुआ है। लॉ कहते हैं हम करते हैं, लॉ कहता है हम करते हैं, ठीक है, समझ रहे सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब सर ये तो बहुत कॉमन पॉइंट है ना, मैं बोल बोल के थक चुका हूँ, आप लोगों को मैं रोज बोलता रहता हूँ और रोज दिखाता रहता हूँ, अब इसमें मैं क्या नया बात करूँ, आप बताओ। ये क्या है, तब से तो मैं यही दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को। ये अदानी का रिपोर्ट ओपन करके मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। हाँ, ये अदानी का पीएल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, बैलेंस शीट है, दिस इज अ पीएल, ठीक है। फिर इसके नीचे आ गया आपका चेंजेस इन इक्विटी, दिखाई दे रहा है, ऐसा देखो तो थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा करना कर लो अपने आंख को, दिख रहा है सर, टेढ़ा करके कुछ दिखाई दे रहा है, स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी, मतलब क्या कैपिटल में Yes. चेंजेस कुछ आया है कि नहीं है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर घुमा नहीं सकता बिकॉज ये पीडीएफ में नहीं होगा, मेरा इमेज में हो सकता था। नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी में 2 पेज था, ये कैश फ्लो, स्टेटमेंट इन कैश फ्लोज, ये क्या है, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। सर कैसे पता आपको, अरे सर मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस लॉ ने जो बताया मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे लॉ ने बताया और मैं आपको वही बता रहा हूँ। ये देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में लॉ बता के रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अगर सेक्शन 8 कंपनी है, मतलब चैरिटेबल कंपनीज को हम लोग बोलते हैं ना सर, एनपीओ को, सेक्शन 8 कंपनी, तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता, उनके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। बाकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये तो आपने भी देखा। सर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल, इफ ऑब्वियसली इक्विटी चेंज है तो एप्लीकेबल है तो देना, एंड एनी एक्सप्लेनेटरी नोट्स और एनेक्स टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कनेक्टेड अगर कोई भी पॉइंट हो उसे कंपनी को बताना पड़ेगा। सर देखो मैंने बताया और कंपनी दे भी दिया, मतलब मैंने नहीं, लॉ ने बताया। ये देखो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, नोट्स टू स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हेलो दिखाई दे रहा है कि नहीं। अरे सर हर बात का प्रैक्टिकल प्रूव हो रहा है, हाँ सर, हर पॉइंट का प्रैक्टिकल प्रूवमेंट मिल रहा है आप लोगों को, और क्या देना है, मतलब जो होता है आप देख पा रहे हो, इसीलिए मैं रोज बोलता रहता हूँ, गो थ्रू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ एनी कंपनी, जस्ट गो थ्रू, पढ़ाई आपको बच्चा जैसा फीलिंग आएगा, बस गो थ्रू करो, थोड़ा था मतलब पेशेंस देना जरूरी है ऑब्वियसली। एजुकेशन इज नॉट वेरी टफ, मतलब हम लोग जैसे, मतलब एक होता है ना वो, मतलब हाई वैल्यू, जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना, कोई कोई स्टॉक के बारे में ना कुछ ज्यादा हाइप क्रिएट करके स्टॉक का वैल्यू को बढ़ा के रखा जाता है, जैसे अदानी में हुआ था रिसेंटली, लेकिन गिर गया वैल्यू। मतलब आपको भी वही बोल रहा हूँ कि किसी भी कोर्स के बारे में या करियर के बारे में ना ज्यादा हाइप क्रिएट करके रखता है, ये बहुत टफ है। जैसे आईआईटी के बारे में, आईआईएम के बारे में, सीए के बारे में, हाँ सीएस सीएमए के बारे में एक हाइप क्रिएट है, भाई बहुत टफ होगा, ये होगा वो होगा, अरे सर कुछ नहीं है, अब मैटर को समझो, इच्छा रखो, नॉर्मल है, और मेन मेन एरिया का सोर्स समझो। सिर्फ किताबी बात पढ़ोगे हर चीज टफ ही लगेगा, बिकॉज किताब पढ़ के हमें सोर्स ढूंढना चाहिए। किताब एक जरिया होता है, बुक्स या फिर आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट हो या फिर जो स्टडी मटेरियल एज पर रेलिवेंट मैं आपको शेयर करता हूं, जो भी फॉलो करवा, इज जस्ट अ सोर्स जिसके थ्रू से आपको नॉलेज गैदर करना है। इसका मतलब ये नहीं कि किताब में जो है आप उसी के अंदर पागल की तरह ढूंढोगे, अरे भाई किताब के अंदर दुनिया नहीं होता, दुनिया अपने अंदर होता है, दुनिया अपने अंदर होता है, सोलर सिस्टम के अंदर होता है, फाइनेंशियल वर्ल्ड अपने अंदर होता है। किताब में हम लोग उसी वर्ल्ड से कुछ चीजें उसके अंदर बंद करके रखते हैं कि भाई देखो ये एरिया है, अब आप देखो एक्सटर्नल वर्ल्ड में आपको उसको कनेक्ट करने का मौका मिलता है कि नहीं। क्या आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो सर? हाँ सर, ये एक्सटर्नल वर्ल्ड, इंटरनल वर्ल्ड, किताबी वर्ल्ड, कुछ मेरा बात समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब मेरा कहने का मतलब सिंपल है सर, यहाँ पर लॉ में आप सेक्शन 129 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इन चेंजेस इन इक्विटी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक मतलब मैं आपको एक ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन बताता हूँ क्या करता है। मैं खुद भी करता था कभी, मुझे याद है जब मुझे कोई बताने वाला नहीं था या समझाने वाला नहीं था, मैं खुद भी ऐसा करता था, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रट लो भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पीएल, सेक्शन 8 के लिए बस इनकम एक्सपेंडिचर होगा, रट लो, हाँ मगअप, जस्ट मगअप, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल, और साथ में नोट्स ऑन अकाउंट्स इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इस 5 पॉइंट को याद करने के लिए हम लोग इसको दिमाग खराब कर रहे हैं,
हाँ सर, और फिर हम लोग याद कर रहे हैं सेक्शन 129 में बोला है, सेक्शन 129 में बोला है, हाँ, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 में बोला है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 में बोला है, मगअप कर रहे हैं। मुझे एक चीज बताओ, इतना बड़ा बड़ा सेक्शंस और कोई एक सेक्शन तो है नहीं, आपको मैंने कितना सारा कंपनी लॉ का टॉपिक पढ़ाया, अगर हर चीज को रटने जाओगे, मगअप करने जाओगे, क्या आपको लगता है कि आपके मेमोरी में इतना पावर है कि आप हर एक पॉइंट को याद रख लोगे इस तरह से? नहीं। हाँ सर, सच में पॉसिबल है क्या? और सिर्फ एक सब्जेक्ट तो है नहीं, ओनली नॉट जस्ट देयर इज कंपनी लॉ, टैक्स लॉज, जीएसटी लॉज, कॉस्टिंग अकाउंट्स का अलग खेल। हाँ, क्या सच में आप सब चीज याद करके मेमोरी में इतना जीबी है आपके पास, इतना जीबी एमबी जो भी गीगाबाइट मेगाबाइट जो भी हो, इतना गीगाबाइट का स्पेस है आपके मेमोरी में? या फिर आप ऐसा कर सकते हो क्या? मुझे नहीं No, लगता सर। दिस इज नॉट द वे ऑफ मतलब अंडरस्टैंडिंग, और दिस इज नॉट द वे ऑफ एडुकेशन। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको इसको समझना चाहिए। अगर आप समझ लोगे तो याद करने का जो प्रोसेस है वो इजी रहेगा, स्टोर होगा, बट स्टोर ना जैसे वो रैम की तरह, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब क्या है, रैम एंड रोम समझते हो ना सर? रैम में कोई चीज स्टोर नहीं होता। हाँ सर, जब भी कंप्यूटर ऑन होता है उसके अंदर स्टोरेज बढ़ता है और फिर वो खाली हो जाता है, इस काइंड ऑफ, है ना? तो आपको भी कुछ वैसा ही करना चाहिए। आपको नॉलेज हो तो आप उसको जब जरूरत है उसके हिसाब से आप उसको याद रख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इसका रियल वर्ल्ड एरिया ऑफ यूज कहाँ होता है वो पता होना चाहिए। जैसे अगर आप लगातार लास्ट कुछ क्लासेस में देखोगे, मैं बार बार एनुअल रिपोर्ट का बात करता रहता हूँ और बार बार आपको एनुअल रिपोर्ट से ही मैं कनेक्ट करता रहता हूँ। तो और बार बार मैं बोलता भी रहता हूँ कि एनुअल रिपोर्ट रीड किया करो, आपका लॉ भी ना बहुत इजी हो जाएगा, ऑडिट इजी हो जाएगा, ठीक है, अकाउंट्स इजी हो जाएगा, कॉस्टिंग इजी हो जाएगा। मतलब कनेक्टेड है ना सर, एक्चुअली कनेक्ट नहीं, प्रैक्टिस है। ठीक है सर, छोड़ो सर, कोई बात नहीं, कहने का काम है, कह देते हैं, सुनने वाला सुनेगा, जो सुनने वाला नहीं है वो नहीं सुनेगा, मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मुझे तो लॉ बता रहा है। हाउएवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वन पर्सन कंपनी, सर ओपीसी के बारे में तो आप लोग जानते हो, ये कंपनीज एक्ट 2013 ओपीसी ओपन करने के लिए भी आपको मौका देता है। मतलब आप लोग जानते हो, बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी एक कंपनी बना सकता है ना सर? क्या एक इंडिविजुअल पर्सन भी एक कंपनी बना सकता है? ये सुनो, है ना। है ना? तो एक इंडिविजुअल इंसान, जो पहले कभी नहीं होता था, ये सिर्फ 2013 कंपनीज एक्ट के कारण पॉसिबल हुआ है कि एक पर्सन, मतलब अगर आपके मन में बिजनेस करने का भूत सवारा है तो आप बना सकते हो विदाउट एनीवन हेल्प। किसी का हेल्प नहीं चाहिए, किसी का साथ नहीं चाहिए, ठीक है? यदि तेरो डाक्शो ने क्यों ना यहाँ से तब एकला चलो रे, है ना? अरे रविन्द्रनाथ टैगोर का मतलब फेमस गाना है ना? अगर तेरे कहने पे कोई ना आए तब चल अकेला रे, तो एग्जैक्टली चल अकेला रे मतलब 1% कंपनी में बनाया जा सकता है। बट क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, ओपीसी के बारे में कंपनीज एक्ट क्या कहता है? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओपीसी स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, मतलब जो कंपनी अभी फंक्शन नहीं है, ऑपरेटिव नहीं है, में नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट। याद रखिए सर, ओपीसी के लिए, स्मॉल कंपनी के लिए, डॉर्मेंट कंपनी के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी नहीं है। याद रहेगा? याद रहेगा? है ना। सर फॉर प्राइवेट कंपनीज में कुछ एग्जेम्पशंस हैं। द प्रोविजन टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 शैल बी रीड एज फॉलोज, प्रोवाइडेड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट with respect to OPC, small company, dormant company and private company, if such private company is a startup, अगर वो प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप है, स्टार्टअप समझते हो सर? ऐसे स्टार्टअप का सिंपल मतलब समझ लो, ऐसे स्टार्टअप आजकल बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है CA में, तो तीनों को। स्टार्टअप कल्चर अभी इंडिया का फ्यूचर है। फ्यूचर क्यों सर? बिकॉज जितना स्टार्टअप होगा उतना कंपनी बनेगा, जितना कंपनी बनेगा उतना देश में डेवलपमेंट होगा, ठीक है? तो स्टार्टअप इन द सिंपल सेंस इनोवेटिव बिजनेस, ठीक है? पापा का बिजनेस आप बैठ गए, वो स्टार्टअप नहीं कहलाता। बस हाँ, पापा का बिजनेस को एक न्यू मॉडल में डाल के एक इनोवेशन, इनोवेटिव वे में बिजनेस करना, ठीक है? सपोज मानो कि बिग बास्केट जिन्होंने बनाया उनका पापा का ग्रोसरी स्टोर था, बट उन्होंने उसको बिग बास्केट बना दिया। और आप लोग जानते हो बिग बास्केट क्या करता है? किसी का पापा घर घर में जाके डिलीवरी करता था,
वही कॉन्सेप्ट को यूज करके उन्होंने, मतलब जब डिलीवरी करता था तब दुनिया को लगता था कि हे भाई गरीब आदमी है, घर घर आके डिलीवरी करता है। बट आजकल तो सिर्फ घर घर जाके डिलीवरी करना फैशन हो गया है। बट एक टाइम था हमारे घर में फेरी वाला आता था, है ना, हर एक माल बोल के आता था, हर एक माल 5 टका, हर एक माल 10 टका। आप लोगों ने देखा फेरी वाला सर? हाँ सर, अरे फेरी वाला देखा कि नहीं देखा, है ना? ऐसा करके आता था, सर के ऊपर बर्तन लेके, प्लास्टिक का चीजों लेके, हर एक माल। तब होम डिलीवरी सिस्टम ही था ना। बट सर अब लोग देखो, अब वो कॉन्सेप्ट हम लोगों को लगता था कि गरीब आदमी घर घर जाके बेचता है। क्या फ्लिपकार्ट घर घर जाके नहीं बेचता? हाँ, थोड़ा इनोवेशन आ गया, कॉन्सेप्ट तो वही है। मेरे घर के सामने बचपन में, मतलब झाड़ग्राम में, मेरे नेटिव के वहां पर एक सोन पापड़ी वाला होता था। आई डोंट नो, आप लोग भी मे भी खाए होंगे। हम लोग उसको बोलते थे बूढ़ो दादू दाढ़ी, मतलब ऐसे बूढ़ा आदमी का जो दाढ़ी या बियर्ड्स होता है ना, वैसा देखने में होता था सोन पापड़ी। मतलब थोड़ा बहुत खुला खुला होता था, खाने में एक अलग टेस्ट होता था, सूखा नारियल के साथ मिलता था। तो ऐसे शाम के टाइम पे, ये 5:30-6 के आसपास में, घंटी हाथ में लेके वो निकल जाता था। तो उस घंटा का आवाज, मतलब उनका जो घंटी का आवाज ना, हम लोग 5 किलोमीटर दूर से भी सुन पाते थे। और भागा भागा घर से पैसा कलेक्ट करने जाते थे, 1 टका 2 टका जिसके घर में जो मिलता था, और फिर उसके पास हम लोग पहुंचते थे। लेकिन वो हमारे घर के सामने आ जाता था। होम डिलीवरी कॉन्सेप्ट आज के डेट में जोमेटो भी वही कर रहा है ना। समझ रहे हो क्या? बहुत चीजें हमें लगता है कि ये बेकार चीजें हैं, बट वही चीज थोड़ा इनोवेटिव वे में सोचा जाए तो वही चीज आपको कुछ अलग बना देते हैं। ट्रेडिशनल कभी भी पुराना नहीं हो सकता, और ट्रेडिशन कभी भी पुराना नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। जो सदियों से चले आ रहे हैं उसके अंदर कुछ तो बात है, बट आप उसको समय के साथ बदलो। बट ऐसा नहीं कि उसको चेंज कर डालो, चेंज कर ही नहीं सकते आप। जो है वो है, उसको कैसे बदलोगे? समय का जो भी चीजें दुनिया से, जब भी जो भी चीजें चले आ रहे हैं, वो हर चीज का कुछ रीजन था। अब उसी रीजंस को जो समझ पाया वो मॉडर्न स्टार्टअप बना दिया, और जो नहीं समझ पाया वो सोचने लगा भाई ये क्या हो गया, ये फ्लिपकार्ट वाले आके, अमेजन वाले आके हमारा तो दिमाग खराब कर दिया। अरे भाई, आप भी सोच सकते थे, फेरी वाला को आप नीचा समझते थे, ये देखो ये फेरी वाला बन गया। घर घर जाके जोमेटो क्या करता है? फेरी वाला के तरह ही तो खाना डिलीवरी करता है। हाँ सर। just feel, I hope you understand what is startup. So if such a private company is a startup, may not include the cash flow statement. बस इतना याद रखो। For this purpose, the act term startup or startup company means a private company. अब law wise समझ लो, under Companies Act 2013 or the Companies Act 1956, recognized as startup in accordance with the notification issued by Department of Industrial Policy, Promotion, Ministry of Commerce and Industry. ठीक है? The exceptions, modification and adoption shall be applicable to the private company which has not committed a default in filing financial statement. अगर उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो रिटर्न जमा करना होता है, एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 के हिसाब से ऑफ द सेड एक्ट विद द रजिस्टर, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जमा करना होता है 137 के हिसाब से, वो अगर नहीं किया तो फिर इन दैट केस उन्हें भी एग्जाम्पशंस मिल सकता है। ठीक है, अगर कर नहीं किया तो फिर एग्जाम्पशंस नहीं मिलेगा। मतलब बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिटर्न फाइलिंग अगर नहीं करता है तो फिर एग्जाम्पशंस नहीं है। फाइनेंशियल ईयर क्या है आप लोग जानते हो सर? नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है हमारे कंट्री में period ending 31st day of March every year and where it has been incorporated on or just first day of January or a year. The period ending on the 31st day of March of the following year in respect of where a financial statement of the company or body corporate is made up. That means in relation to any company or body corporate means the period ending on the 31st day of March. शुरू कब भी हो बट एंड तो 31st day of March में होना चाहिए। अगर वो जनवरी में भी स्टार्ट होता है तो भी उसका एंडिंग कब माना जाएगा? 31st मार्च को। अप्रैल से मार्च नॉर्मली होता है, हम लोग जानते हैं, बट फाइनेंशियल ईयर का सिंपल मतलब है स्टार्ट कभी भी करो बट एंड तो 31st डे ऑफ मार्च में कर देना। दैट इज योर फाइनेंशियल ईयर। Mahindra and Mahindra Company Limited was incorporated as company on 22nd of February 2014. Now, for the purpose of the first financial statements, the period ending shall be 31st March of the following year. That is 31st March 2015. स्टार्ट किया है 22nd February 2014 को, 22nd February 2014 को, बट इसका ईयर एंड कब होगा?
31 मार्च 2015 को, एंडिंग शैल बी 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। मतलब वो ये मौका देता है सर कि एक साल बाद उसका ईयर एंडिंग करेगा, ठीक है। ये वाला बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ठीक है। In relation to any company or body corporate, the period ending on 31st day of March every year, and when it has been incorporated on or after first day of January of a year, the period ending on the 31st day of March of the following year। अगर जनवरी के बाद होता है तो इन दैट केस, मतलब सिंपल बात है, इसको थोड़ा सा फिर से समझा देता हूं सर। आई होप आप महिंद्रा का केस समझ चुके हो। महिंद्रा का केस शायद आप समझ चुके हो। नॉर्मल केस में क्या है, कोई भी न्यू कंपनी है, कभी भी स्टार्ट हो 31 डे ऑफ मार्च को एंड होगा, या फिर अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर होगा। बट अगर कंपनी फर्स्ट डे ऑफ जनवरी के बाद इनकॉर्पोरेट हो रहा है, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा इनकॉर्पोरेटेड हो रहा है 22 ऑफ फरवरी 2014 को, इसका ईयर एंडिंग कब होगा सर? 31 ऑफ मार्च 2015 को। बात कुछ समझ में आया सर? ऐसे क्या होना चाहिए, 31 मार्च 2014 होना चाहिए था, बट नहीं सर, क्योंकि ये फर्स्ट जैन ऑफ द ईयर उसके बाद हुआ ना इनकॉर्पोरेटेड। तो अगर कोई कंपनी 1 जनवरी के बाद इनकॉर्पोरेटेड होता है तो इन दैट केस नेक्स्ट ईयर मार्च 31 उसका ईयर एंडिंग माना जाएगा। बोलो सर, स्पेशल पॉइंट है, समझ में कुछ आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा सर। ओके, ट्रू एंड फेयर व्यू, आई होप यू अंडरस्टैंड सर। ऑडिट का पॉइंट है बेसिकली ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब जो भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो होगा अंडर सेक्शन 133, उसको ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए बताते हैं। मतलब ऑडिटर का भी काम होता है कि वो कंपनी में जाए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करे, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मीन्स जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इशू करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इशू करता है, और उसके बेसिस में सब कुछ ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। Non-applicability, provided further that nothing contained in this subsection shall apply to any insurance or banking company or any company engaged in the generation or supply of electricity, or to any other class of company for which a form of financial statement has been specified or under the act governing such class of company। मतलब ये जो करेंटली हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर रहा है, कुछ कंपनीज के केस में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जैक्टली वैसा ना भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनका अपना रूल भी फॉलो होता है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज नॉट डिस्क्लोजिंग अ ट्रू and fair view of the states and affairs of the company merely by the reason of the fact that they do not disclose। मतलब कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। बेसिकली जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हो जाए, इंश्योरेंस कंपनीज का अपना रूल फॉलो होता है, ठीक है। इंश्योरेंस बिजनेस का अपना अकाउंटिंग पैटर्न है जो IRDA बनाते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैटर्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज बाय इंश्योरेंस एक्ट, अगर इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से कोई भी मैटर डिस्क्लोज करना मना है, आप बात को समझ रहे हो, कंपनी अकाउंट्स कंपनी लॉ के हिसाब से समझ सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरफ से समझ सकते हैं, बट इंश्योरेंस कंपनी का तो और एक रूल्स है ना, 1938 इंश्योरेंस एक्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है 1999 में बना हुआ, इनके हिसाब से कुछ पॉइंट डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। क्या आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो सर? तो अगर कुछ मैटर डिस्क्लोज करना एज पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के हिसाब से है, तो फिर अगर अकाउंट्स प्रॉपर डिस्क्लोज नहीं करता तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं शो कर रहा है। बट अगर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट में इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, ठीक है, जैसे ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अदानी है, मैं आपको अगर इंश्योरेंस कंपनीज का भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल सकते हो, सर कहाँ मिलेगा? चलो सर ढूंढ लेते हैं। कौन सा HDFC फाइनेंस देखोगे, HDFC इंश्योरेंस, हाँ HDFC इंश्योरेंस, दिखा दिया, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ के नाम से जाने जाते हैं सर। इसका फाइनेंशियल्स देखो, इसका बैलेंस शीट PL देखो, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस शीट देखो, कैश फ्लो देखो, इनकम देखो। बट मेरा कहने का मतलब सिंपल है सर, एनुअल रिपोर्ट में जब आप चेक करते हो, चाहे वो HDFC लाइफ इंश्योरेंस हो या जो भी हो, इंश्योरेंस ये तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी के थ्रू से चलता है ना। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, अगर कोई दूसरा लॉ किसी पर्टिकुलर मैटर में मना करता है तो वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रहा है। तो इसके लिए आपको वो पर्टिकुलर लॉ के बारे में भी नॉलेज रखना जरूरी है। मतलब एक नॉलेज काफी नहीं है सर, आपको हर मैटर में हर तरफ आंख लगाना चाहिए। बैंकिंग कंपनी, सर देखो, मैटर्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंक चलता है कंपनीज एक्ट के थ्रू से भी, बिकॉज वो कंपनी है। बट अगर बैंक BR एक्ट के थ्रू से ही तो आता है मार्केट में,
बैंक को सबसे पहले बीआर एक्ट के थ्रू से आना पड़ेगा, बाद में वो बैंकिंग कंपनी के मतलब कंपनीज एक्ट के थ्रू से जब कंपनी बनता है तब चलता है। तो अगर बीआर एक्ट किसी मैटर को डिस्क्लोज करना मना करता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रहा है। कंपनी एंगेज्ड इन जनरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर कोई कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का काम करते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी, अगर स्टॉक मार्केट में बात करूं सर, अदानी पावर का नाम याद आ गया या रिलायंस पावर का नाम याद आ गया मुझे, नाम सुने हो सर? अदानी पावर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है सर। सर आपको कैसे पता? ओहो सर क्या बताऊं सर, अदानी पावर, अदानी पावर, अदानी पावर, ये देखो क्या लिखा है, दिखाई दे रहा है? अदानी पावर लिमिटेड इज ए होल्डिंग कंपनी engaged in providing electric power generation by coal based thermal power plants and coal trading। दिखाई दे रहा है ऐसा? हेलो, हाँ है ना? तो मतलब आप समझ गए। तो ये कोल के ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो इसका क्या एक्ट है सर? सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के थ्रू से कुछ पॉइंट डिस्क्लोज करना मना करता है, तो फिर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रहा है। सर कंपनी गवर्न बाय एनी अदर लॉ, कोई और लॉ के अंदर कुछ भी मैटर डिस्क्लोज करने के लिए मना किया जा रहा है और अकाउंट्स में उसको चुप रखा, मतलब उसको बोला नहीं गया, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रहा है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? तो इस पॉइंट को ध्यान रखिए। लेइंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल बिफोर सच मीटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्लोज करते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 कहते हैं सर। मैं आपको शुरू से कंसोलिडेटेड दिखा रहा हूं, ये क्या है सर? ये जैगुआर लैंड रोवर का क्या है? कंसोलिडेटेड, दिखाई दे रहा है सर? लुक एट द वर्ड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हेलो, दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर, दिखा दिया ना सर? तो इसके बारे में लॉ क्या कहता है सर? सेक्शन 129 सबसेक्शन 3, वेयर ए कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडियरीज, जैसे टाटा, अदानी, इन इस तरह का कंपनीज का ना कंसोलिडेटेड बहुत जरूरी होता है, बिकॉज इनका बहुत सारा सब्सिडियरीज होता है। वेयर ए कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडियरीज और एसोसिएट कंपनीज, इट शैल इन एडिशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ इनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना पड़ता है। मतलब एक को बोलते हैं स्टैंड अलोन और एक को बोलते हैं कंसोलिडेटेड। क्या बोलते हैं सर? एक को बोलते हैं स्टैंड अलोन, मतलब जिसमें सिर्फ उस कंपनी के बारे में बोला हुआ है। ये देखो यहाँ पर होल्डिंग में जैसे मैंने लिखा, होल्डिंग मतलब सब्सिडियरी शेयर होल्डिंग पैटर्न, एक सेकेंड, फाइनेंशियल्स, इसका ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारा जगह में दिखाई देगा, आप मनी कंट्रोल में भी देख सकते हो। आपको ऐसे तो मैं दिखा रहा हूँ आपको बार बार तब से कि कॉन्सोलिडेटेड होता है, जैसे टाटा का है, टाटा कॉन्सोलिडेटेड सिस्टम पे काफ़ी सारा उसका सब्सिडीज वगैरह है ना। कहाँ चला गया सर नोट्स? ओके, एंड ऑफ ऑल द सब्सिडियरीज एंड एसोसिएट कंपनीज इन द सेम फॉर्म एंड मैनर एज ऑफ इट्स ओन, मतलब ठीक जिस तरह से उसने खुद का डिटेल्स बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो बनाया, सिमिलर पॉइंट में उसको कॉन्सोलिडेटेड भी बनाना पड़ेगा सभी सब्सिडियरीज का मिला जुला के। बस यही बताया गया है सर, ठीक है? आप समझ रहे हो ना? ये जो भी यहाँ पर टाटा शो कर रहा है, ये सभी कंपनीज का मिला जुला के शो कर रहा है, ठीक है? इनके अंडर में जो भी कंपनीज है, जो भी सब्सिडीज वगैरह है, सबका मिला जुला के वो यहाँ पर स्टेटमेंट इन चेंजेस इन इक्विटी, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड नॉट जस्ट दैट, इवन अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो कंपनी का पीएल एज वेल एज कंपनी का बैलेंस शीट भी देख पाओगे। देखो, ये देखो कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट एज वेल एज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो ये सब सेक्शन 129 सबसेक्शन 2 के अंदर बोला गया है। कहाँ चला गया? सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 में, सॉरी सबसेक्शन 3 में बोला गया है, ठीक है सर? ओके सर, समझ गए समझ गए। पेनल प्रोविजंस, अगर पेनल प्रोविजंस के बारे में 129 सबसेक्शन 7 कहता है सर, कहता है इफ ए कंपनी कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट सेक्शंस, द मैनेजिंग डायरेक्टर, ध्यान से देखना, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, मतलब जो फाइनेंस एरिया को देखता है, ठीक है, जो फाइनेंस एरिया को देखता है, उसके साथ साथ और कौन? उसके साथ साथ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स और एनी अदर
persons charged by the board with the duty of complying with the requirement of this section in the absence of any of the officer mentioned above, all the directors shall be punishable. अगर ये तरह ये जो अलग अलग लोगों के बारे में बताया गया, अगर ये नहीं है तो जो भी डिरेक्टर्स है सब के सब मिलजुल के पनिशेबल भी होंगे, इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल भी होगा, फॉर ए टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर और व्हिच फाइन व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपीज बट व्हिच मे बी एक्सटेंड टू 5 लाख। ये तो आप लोग जानते हो, या फिर दोनों मिला जुला के। तो सेक्शन 129 ये वाला पावर देता है, ठीक है। वेदर मेंशन्ड ऑफिसर्स आर प्रेजेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, फाइनेंस का चार्ज जिनके पास है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स और एनी अदर पर्सन। अगर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यस देन मेंशन्ड ऑफिसर्स, और सीएफओ है, अगर सीएफओ नो मतलब नो है मतलब अगर एब्सेंट है तो बाकी सब डायरेक्टर्स मिला जुला के, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, फाइन 50,000 से लेके 5 लाख या फिर दोनों हो सकता है। समझ में आ गया सर? अकाउंट्स का कंपनी लॉ समझ में आ रहा है कि नहीं? अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, बोलो सर, क्लियर हुआ पॉइंट? ओके। रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल ऑर्डर्स। अगर कोर्ट ऑर्डर देता है या ट्राइब्यूनल ऑर्डर देता है तो क्या अकाउंट्स को ओपन किया जा सकता है? यस ऑब्वियसली, सेक्शन 130 आपको ये मौका देता है। दिस सेक्शन 6 टू प्रोवाइड फॉर रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रीकास्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एप्लीकेशन टू बी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकता है, सेबी बोल सकता है, एनी अदर पर्सन बोल सकता है। सर अगर बोला तो फिर क्या होगा? एप्लीकेशन टू बी मेड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज बोल सकता है, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी बोल सकता है, एप्लीकेशन मेड टू कोर्ट और ट्रिब्यूनल हो सकता है। कहाँ कहाँ? एप्लीकेशन मेड टू कोर्ट और ट्राइब्यूनल हो सकता है। कोर्ट और ट्राइब्यूनल पासेस एन ऑर्डर टू द इफेक्ट दैट अर्लियर अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन फ्रॉडुलेंट मैनर, मतलब बेसिकली पहले का जो अकाउंट्स बनाया गया था वो किसी फ्रॉडुलेंट मैनर में बनाया गया था। अफेयर्स ऑफ कंपनी वेयर मिसमैनेज रिलेटेड टू अकाउंट्स, कंपनी का जो भी अफेयर्स है वो अकाउंट्स में मिसमैनेज किया गया। सर जैसे कि एक फेमस एग्जांपल याद आ रहा है मुझे, 2-3 एग्जांपल्स याद आ रहा है, एक आध नहीं 2-3। सत्यम कंप्यूटर्स, हाँ सर, सत्यम कंप्यूटर्स याद आया आप लोगों को? अरे सर रामालिंगम राजू को जेल में डाला था, पीडब्ल्यूसी का ऑडिटर था जिन्होंने साथ दिया था, सब कुछ देख के भी चुप रहा, बोला था ना आप लोगों को मैं? हाँ सर। या फिर आप रिसेंट ट्रेंड में गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेल्स, नीरव मोदी का केस देख लो, रोटोमैक देख लो। अकाउंट्स में हेराफेरी, बेसिकली हेराफेरी तो कहाँ होगा? अकाउंट्स में ही होगा ना। तो affairs of company were mismanaged related to accounts, notice to be served to applicants, take representation into consideration if any, pass order to revise or recast the accounts. The time limit for reopening limit क्या है? maximum period of 8 financial year immediately preceding the current financial year। कितना पुराना डेटा निकाल सकते हो? करंट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इससे पीछे का 8 साल तक का अकाउंट्स ओपन किया जा सकता है, बिकॉज 8 साल तक के अकाउंट्स प्रिजर्व करने का भी गाइडलाइंस है। फिर डायरेक्शंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्शन कौन देगा? सीजी देगा, टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज बियॉन्ड 8 इयर्स। अगर 8 साल से ज्यादा टाइम तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकता है। नॉर्मली 8 साल तक तो प्रिजर्व करना ही है। द रिवाइज्ड अकाउंट शैल बी फाइनल, और उसके बाद जो अकाउंट्स बनेगा वो फाइनल अकाउंट्स माना जाएगा। मतलब जहां पर भी अकाउंट्स में कुछ भी हेराफेरी होगा, जहां पर भी अकाउंट्स में प्रॉफिट कुक किया जाएगा, अकाउंट्स में इनकम टैक्स को किसी भी तरह से डिडक्ट करने का कोशिश किया जाएगा, व्हाटएवर, किसी भी तरह का, या तो टैक्स कम करने का सोच, उसमें इनकम टैक्स वाले को चिंता हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चिंता हो जाता है, किसी भी तरह का रूल्स रेगुलेशंस में प्रॉब्लम। ये सेबी ने रिसेंटली, शिल्पा शेट्टी का एक कंपनी है, नाम सुनिए क्या? शिल्पा शेट्टी तो बुरी तरह फंस चुका है, आप लोग जानते हो ना सर। ऐसे तो राज कुंद्रा का केस तो सबको मालूम है, बट एक कंपनी का केस है वो, उसके बारे में मुझे एक बार आपको बताना चाहिए। ये इनसाइडर ट्रेडिंग के केस में फंसा है शिल्पा शेट्टी का एक कंपनी है, शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा का कंपनी का नाम है कुछ वियान बोल के एक कंपनी है, वियान इंडस्ट्रीज, नाम सुने क्या आप लोग? वियान इंडस्ट्री। यस सर, वियान इंडस्ट्री, ठीक है। ये शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा का ही कंपनी है ना सर?
metals and jewelry and other electronic equipment, the company has launched its mobile under Vian brand name. Vian Mobile is registered brand of the company, जो भी हो, बट इस पर्टिकुलर कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर केस आया है सर। ऐसे एक टाइम में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट किया था, स्टॉक मार्केट में भी अच्छा खासा इनका कॉन्सेप्ट बना था, बट इसका फाइनेंशियल्स अगर आप चेक करते हो, देखो इसके बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटी इज नॉट बैड, इनकम में अगर देखा जाए, इनकम नेट इनकम एज सच कुछ नहीं है, बट फिर भी ये देखो फाइनेंशियल ईयर 20 देख सकते हो आप, 25 करोड़ का लॉस है करेंटली, ठीक है। तो बिजनेस में वो बात भी नहीं है अभी करेंटली, बट यहाँ इस पर्टिकुलर बिजनेस में इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो सेबी ने इस पर्टिकुलर कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स या जो भी थे उनको 3 लाख का फाइन लगाया है रिसेंटली, ठीक है, मतलब जो भी एज पर रूल हुआ है। मिला है आप लोगों को ये खबर? नहीं मिला है तो थोड़ा सर्वे कर सकते हो, मिला है ना? तो सेबी भी इस तरह से चेक कर सकता है, ठीक है। आप समझ रहे हो ना कि कब कब अकाउंट्स मतलब ऑर्डर रीओपन के लिए ऑर्डर दिया जा सकता है, जब भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम या किसी भी तरह का मतलब मैल फंक्शंस, जो भी अकाउंट्स के अंदर किसी भी तरह का मैल प्रैक्टिसेस जो भी दिखने को लगेगा। ओके, कोड में अप्लाई करना, आई होप यू अब समझ चुके हो। अब एक बार गो थ्रू कीजिएगा प्लीज, मैं सारा का सारा पॉइंट बता दिया, एक बार गो थ्रू बनता है सर। ओके सर, वॉलंटरीली भी हो सकता है, वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड्स रिपोर्ट, सेक्शन 131 आपको ये पावर देता है, वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट, सेक्शन 131 आपको ये पावर देता है। इफ इट अपियर्स टू बी द डायरेक्टर्स दैट द कंपनी, अगर डायरेक्टर को लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड रिपोर्ट नॉट इन कंप्लायंस, सेक्शन 129 या सेक्शन 134 के हिसाब से, तो इन दैट केस ऑन अप्रूवल ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल, अगर ट्राइब्यूनल के ऑर्डर का अप्रूवल मिलने के बाद रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिवाइज्ड रिपोर्ट एनी 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, एनी 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का मौका मिलेगा। एंड कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट, मतलब जो भी रिपोर्ट बनेगा वो रजिस्टर के पास जमा करना होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज बोर्ड रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो भी रहेगा वो जमा करना पड़ेगा, ठीक है। ये सिंपल बात याद रखिएगा सर। ये क्या हो गया? एज पर सेक्शन 131 वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो यही थोड़ा सा स्टोरी करके बोला हुआ है, प्लीज एक बार देख लीजिएगा, ठीक है सर। सर सेक्शन 132 कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसके बारे में मैंने पहले भी बात कर चुका, NFRA है ना, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ऐसे ऑडिटर को देखने के लिए बनाया गया है। ऑडिटर अगर मतलब बेसिकली एक चोर को पकड़ने के लिए, दूसरा अब क्या बताओ, छोड़ो मतलब बेसिकली चोर इसलिए मतलब चोरी पकड़ने के लिए बनाया गया बेसिकली, ये 2018 में बना है, इससे पहले नहीं हुआ करता था NFRA, बट इतना ज्यादा फाइनेंशियल स्कैंडल्स हो रहा है, अब स्कैंडल्स पकड़ने के लिए ही तो ऑडिटर को बनाया गया था। अब इसके लिए धीरे धीरे सेक्रेटरियल ऑडिट का पावर बढ़ाया जा रहा है, कॉस्ट ऑडिट तो है ही अपने जगह में, ठीक है। अब सेक्रेटरियल ऑडिट या CS का ऑडिट मैंडेटरी इसलिए धीरे धीरे होने का कोशिश जारी है, बिकॉज फाइनेंशियल स्कैंडल्स को कम करना है, चाहे वो एक गेम के कारण हो, मतलब आप लोगों को पता है ना, इंडिया में एशियन गेम्स हुआ था, तो ये सुरेश कलमडी का खेल बहुत बड़ा स्कैम किया था उन्होंने उस टाइम पे, ठीक है। फिर IPL का स्कैंडल, ललित मोदी का, बहुत बड़ा बड़ा स्कैंडल, स्पोर्ट्स में हो या बिजनेस में, तो ये सब प्रॉब्लम है। Central government may by notification constitute the National Financial Reporting Authority to provide for matters relating to accounting and auditing standards under this act. ऐसे ये अकाउंटिंग ऑडिटिंग ये दोनों कॉन्सेप्ट तो CA के हाथ में है, स्पेशली CA इंस्टीट्यूट के हाथ में। National Financial Reporting Authority shall perform its function through such divisions as may be prescribed. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, NFRA shall make recommendations to the central government. वो central government को recommend कर सकता है on the formulation and laying down the accounting and auditing policies and standard for adoption by companies or class of companies and other or their auditor as the case may be. मतलब वो अपने हिसाब से प्लान बना के रिकमेंड कर सकते हैं। मॉनिटर एंड एनफोर्स, मॉनिटर करेगा, एनफोर्स करेगा किसको? कंप्लायंस को विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इन सच ए मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ द प्रोफेशन एसोसिएटेड विद द कंप्लायंस विद सच स्टैंडर्ड्स। बेसिकली ऑडिटर का यही मेनली मतलब ऑडिटर को देखेगा कि सब कुछ ठीक ठाक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जासूसी करेगा एंड सजेस्ट मेजर, जरूरत पड़ने से सजेस्ट करेगा, रिक्वायर्ड फॉर द इंप्रूवमेंट के लिए बोलेगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए बोलेगा, रिलेटेड मैटर्स के लिए बोलेगा, एज पर प्रिस्क्राइब मैटर्स, परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड।
NFRA जैसे बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का बना हुआ एक कमिटी है. NFRA shall consist of a chairperson. NFRA में कौन रहेगा? एक chairperson रहेगा. Who shall be a persons of eminence and having expertise in accountancy. क्या क्या चीज में उनको expertise होना चाहिए? अकाउंट्स में एक्सपर्टाइज होना चाहिए. अगर आप लोग भी बनना चाहते हो तो चलो सर बन जाओ. ऑडिट में एक्सपर्टाइज होना चाहिए, फाइनेंस में एक्सपर्टाइज होना चाहिए, लॉ में एक्सपर्टाइज होना चाहिए. टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सच अदर मेंबर नॉट एक्सीडिंग 15 consisting of part time and full time members as may prescribed. 15 पार्ट टाइम या फुल टाइम मेंबर्स एज मे प्रिस्क्राइब. 15 से ज्यादा नहीं होगा NFRA का मेंबर्स. चेयरपर्सन से एक होगा और उनका नॉलेज अकाउंट्स, ऑडिट, फाइनेंस, लॉ, ये जो एरिया है इसमें उनका पूरा का पूरा अच्छा से अच्छा नॉलेज उनके पास होना चाहिए. Each division of NFRA shall be presided over the chairpersons of a full-time member authorized by the chairpersons. There shall be an executive body of National Financial Reporting Authority consisting of the chairpersons, full-time members of such authority for efficient discharge of the functions, ताकि सब कुछ properly हो. ठीक है. Have the power to investigate either suo moto, जरूरत पड़ने से अपना suo moto मतलब समझते हो ना, own motions में आके on a reference made to it by the central government for such class or bodies corporate, मतलब बेसिकली वो जरूरत पड़ने से वो खुद आके भी चेक कर सकता है. सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब्ड इनटू द मैटर्स ऑफ प्रोफेशनल्स और अदर मिसकंडक्ट कमिटेड बाय एनी मेंबर और फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रजिस्टर्ड अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949. मतलब इतना पावर है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर तरफदारी करने का पावर है NFRA के पास. मतलब समझ रहे हो, सीए ताकतवर नहीं है, उससे भी ताकतवर है NFRA. ठीक है. Provided that no other institute or body shall initiate or continue any proceedings in such matters or misconduct where NFRA has initiated an investigation under these sections. अगर एक बार NFRA ने बोल दिया तो उसको ही हाईएस्ट माना जाएगा, उसके बाद और कोई इंस्टीट्यूशंस कुछ नहीं करेगा. Have the same power as vested in a civil code under Code of Civil Procedures 1908 while trying a suit in respect of following matters, namely discovery and production of books of accounts and other documents at such place at such time as may specified by NFRA. जैसे बोलेगा वैसा देखना पड़ेगा. Summoning मतलब समन कर सकता है, enforce कर सकता है, attendance of person and examining them on oath, शपथ भी ले सकता है. इंस्पेक्शन ऑफ एनी, बेसिकली सच्चाई को बाहर निकालने के लिए जो जरूरी हो सकता है वो कर सकता है. इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स, register and other documents of any persons referred to in clause B at any place, issuing commissions for examination of witness or documents. Professionals or other misconduct is proved, NFRA shall the power to make order imposing penalty. Penalty भी दे सकता है किसको? अरे चार्टर्ड को. Not less than 1 lakh rupees, but which may extend to 5 times of the fees received in case of the individuals. जितना मतलब 1 लाख से कम नहीं, और फीस जितना वो रिसीव करता है उससे 5 गुना तक ज्यादा हो सकता है, बट जो कम रहेगा वो. Not less than 5 lakh rupees, but which may extend to 10 times of fees received in case of farms. अगर चार्टर्ड फार्म है तो उनके केस में 5 लाख से कम नहीं, और जो भी फीस रिसीव कर रहा है उससे 5 गुना तक एक्सटेंड हो सकता है. अगर इंडिविजुअल है तो 1 लाख से कम नहीं, और जो फीस ले रहा है उससे 5 गुना तक एक्सटेंड हो सकता है. आई होप यू समझ रहे हो सर आप लोग. डिबेरिंग द मेंबर ऑफ द फॉर्म, कुछ करने से मना कर देगा. बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर, ना तो नॉर्मल एक्सटर्नल ऑडिट तो कर ही नहीं सकते, इवन इंटरनल ऑडिट का ताकत भी छीन लिया जाएगा. अंडर एनी ऑडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शंस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट और परफॉर्मिंग एनी वैल्यूएशंस एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 247. कोई वैल्यूएशन भी नहीं कर सकते फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 6 months और सच हायर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 years. मिनिमम 6 महीना, मैक्सिमम 10 साल तक आपको सजा मिल सकता है. मतलब रोजी रोटी छीन लेना एक तरह का. चार्टर्ड से ऑडिटर का रोजी रोटी छीन लेना मतलब आप समझ सकते हो ना, मुश्किल हो जाएगा. फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन the expression professional or the misconduct shall the same meaning assigned in given under the section 22 of the Chartered Accountants Act 1949. मतलब मिसकंडक्ट के बारे में चार्टर्ड एक्ट में जो बोला हुआ है उसको भी सेम टू सेम मतलब पैरामीटर में मेजर किया जाएगा. क्या NFRA के अगेंस्ट में चार्टर्ड अपील कर सकते हैं ऑर्डर के अगेंस्ट में? एनी पर्सन एग्रीड बाय एनी ऑर्डर, अगर उनको लगता है कि वो एग्रीड है of the NFRA authority issued under clause C of subsection 4 may prefer an appeal before the appellate tribunal in such a manner and on payment of such fees as may prescribe. Yes sir, ऐसे नहीं, NFRA भी गलती कर सकता है तो मौका उन्हें भी मिलना चाहिए. Meetings of NFRA, the National Financial Reporting Authority shall meet at such times and places and shall observe such rules and procedures in regard to the transactions of business at its meeting in such a manner as may prescribed. Secretary and other employees,
Central government may appoint a secretary and other such employees as it may consider necessary for the efficient performance functions by the NFRA under this act, and terms and condition of the service of secretary and employees shall be such may be prescribed. मतलब NFRA को इतना मतलब इंपॉर्टेंट वे में सजाया गया सर NFRA का हेड ऑफिस कहाँ है? Shall be at New Delhi at the National NFRA authority may meet at such other places in India as it deems fit. नॉर्मली ये दिल्ली में मीट करते हैं हेड ऑफिस में, बट कहीं भी मीट कर सकता है इंडिया में. Maintenance of books by NFRA, the National Financial Reporting Authority shall cause to be maintained such books of accounts and other books in relation to its accounts in such form and in such manner as the central government may, in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, prescribe. CAG, Government Auditor. हाँ सर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बेसिकली जो गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिटर होते हैं, उनके प्रेस्क्राइब मेथड में एनएफआरए का भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होता है. ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ एनएफआरए, यस सर, the accounts of a national financial reporting authority shall be audited by the CAG, but at such interval as may be specified by him, and such accounts as certified by the CAG of India together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the central government by the NFRA. Sir, annual report on working of NFRA. NFRA का annual report the National Financial Reporting Authority shall prepare in such form at such time for each financial year as may be prescribed its annual report, giving a full accounts of its activities during financial year, forward a copy thereof to the central government, and central government shall cause the annual report and the audit report given by the CAG to laid the before the each house of the parliament. मतलब अपर हाउस लोअर हाउस दोनों के पास NFRA का अकाउंटिंग रिपोर्ट जमा होता है. आई होप सर आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सर? NFRA के बारे में समझ में आया कि नहीं आया, बोलो. हेलो. Punishment in case of a non-compliance. If a company or any officer of a company or an auditor or any other person contravenes any provisions of NFRA rules, the company and every officer of the company who is in default or the auditor of such other persons shall, as per the provision section 450 of the Act. Okay. सर सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 133 में बोला गया है. सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग और एनी addendum thereto as recommended by ICI in consultation with after examination of the recommendation made by NFRA. Normally accounting standards ICI देखता है, but सेंट्रल गवर्नमेंट जरूरत पड़ने से addendum कर सकता है NFRA के साथ बात करके. Provided that until the NFRA is constituted under section 132 of the Companies Act 2013, central government may prescribe the standards for accounting or any addendum thereto as recommended by ICI in consultation with any with and after the examination of recommendation made by National Advisory Committee of Accounting Standards. मतलब पहले ऐसा होता था, constituted under previous company law. मतलब NFRA से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट इनका बात सुनता था. नाकाज कौन सर? नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. इनसे बात करके करता था प्रीवियस कंपनी लॉ के तहत 1956 का. बट 2013 एक्ट के बाद NFRA के बात सुन के सेंट्रल गवर्नमेंट ICI के साथ कंसल्ट करके जरूरत पड़ने से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बता सकता है. याद रखिएगा सर पॉइंट्स. नकाज को याद रखना, NFRA को याद रखना. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड रिपोर्ट एटसेट्रा. सर ये तो आप लोग जानते ही हो, ये बोर्ड रिपोर्ट मतलब जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिपोर्ट है. Section 134 provides that the financial statement including consolidated financial statement should be approved by the board of directors before they are signed and submitted to the auditors for their report. The auditor's report is to be attached to every financial statement. सर मैं तो आपको बार बार दिखा रहा हूँ, और क्या दिखाऊं सर? ये देखो, तब से तो मैं आपको चाहे अदानी बोलो जैगुआर बोलो, तब से आपको मैं ये ऑडिटर रिपोर्ट के बारे में तो बार बार शो कर रहा हूँ. अब देखो, ये देखो ऑडिटर्स रिपोर्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ. इससे ऊपर अगर आप देखना चाहते हो, ये देखो क्या लिखा है, स्टैंड अलोन, मतलब ये कंसोलिडेटेड नहीं है. इससे ऊपर आपको बोर्ड रिपोर्ट देखने को मिलेगा, डायरेक्टर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, आपको सब तरह का रिपोर्ट देखने को मिलेगा. बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट भी होता है सर इसके अंदर, एनुअल रिपोर्ट के अंदर. साथ में कंपनी का बोर्ड रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट दिखाई दे रहा है सर? हाँ सर, ठीक है. इस तरह से कंपनी का सारा रिपोर्ट सबमिट करने के बारे में यहाँ पर कहा गया है. ये देखो,
ठीक है, तो वही पॉइंट यहाँ पर बोला गया है सर, एज पर सेक्शन 134 board of directors before they are signed and submitted to auditors of their report, the auditor report is to be attached every financial statement. A report by the board of directors containing details on the matter specified including director responsibility statement shall be attached to every financial statement laid by before the company. The board report and every annexure has to be duly signed. A signed copy of every financial statement shall be circulated, issued or published along with all notes or documents. The auditor's report and board report. The clause also provide to penal provisions for the company and every officer of the company in case of any contraventions. इसमें भी अगर कुछ भी पॉइंट कंट्रावेन होता है तो इसे इन्हें इस केस में भी प्रॉब्लम होगा. ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑथेंटिकेशन डिपेंड करता है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 134 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 7 में बोला हुआ है. Financial statement signed on behalf of the board, chairperson authorized by the board and 2 director, one shall be MD if any. Chairperson authorized by the board, 2 directors, one shall be MD if any. Chief executive officer, chief financial officers and company secretary. इनके ऊपर डिपेंड करता है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑथेंटिकेशन. कुछ समझ में आया सर? सीएस का ताकत आ गया ना सर, एकदम सर सीएस का ताकत आ गया. सीएफओ के अंदर कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट आ सकते हैं सीएफओ में, ठीक है, मतलब सीएमए का. और बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर्स, कोई एक एमडी होना चाहिए, ठीक है, एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कंपनी के रहेगा. समझ में आ रहा है सब? यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, एक बार प्लीज गो थ्रू कीजिएगा एग्जांपल्स को, ठीक है. एग्जांपल्स करने से कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स है, आपको थोड़ा समझ ज्यादा आ जाएगा, एक बार प्लीज गो थ्रू करना. इसके बाद मैं आप लोगों को डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट तो आपने देखा, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, ये आप अदानी रिपोर्ट में जाके भी डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, है ना. डायरेक्टर्स रिपोर्ट इसके नीचे ही आपको मिल जाएगा, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट. अभी मैंने आपको शो कर रहा था ना, यहीं पर था. बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, उससे ऊपर होगा आपका डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट. तो ये एनुअल रिपोर्ट के अंदर जैसे मैं आपको शो कर रहा हूँ, ऐसी सिमिलरली यहाँ पर बोला हुआ है, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट 134 subsection 3 clause C. In the preparations of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with the proper explanation relating to material departures. जो भी जरूरी चीजें हैं वो सब देना जरूरी है. बस यही यहाँ पर बोला है कि भाई डायरेक्टर सारा का सारा काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके किया है. और साइनिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, the board report any annexure thereto shall be signed by its chairperson of the company if he is authorized by the board, and where he is not so authorized shall be signed by at least 2 directors, one of whom shall be managing director, or by the director where there is one director. अगर एक डायरेक्टर है तो वही करेगा, और अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है तो एटलीस्ट वो तो करेगा ही. अगर कंट्रावेन करेगा बोर्ड रिपोर्ट वगैरह देने में, सिमिलरली कंपनी के केस में फाइन 50,000 से कम नहीं होना चाहिए, 25 लाख तक फाइन हो सकता है कंपनी के ऊपर. और एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट के केस में इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म 3 साल तक, बोर्ड रिपोर्ट नहीं दे हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट 3 साल तक जेल हो सकता है. और फाइन सर 50,000 से कम नहीं और 5 लाख एक्सटेंड हो सकता है. बोथ फाइन एंड जेल दोनों हो सकता है. सर क्या बात करते हो? एबीसी कंपनी इज अ 1% कंपनी and has the one director who shall authenticate the balance sheet and statement of PL and board report. ठीक है, ये एग्जांपल्स बोला है. In case of a 1% company, the financial statement shall be signed by only one director for submission to the auditor for his report thereon. So the financial statement signed by one director shall be considered in order. तो in that case एक डायरेक्टर साइन करेगा तो चलेगा, बिकॉज इस केस में एक ही डायरेक्टर है, इस केस में एक ही डायरेक्टर है क्योंकि 1% कंपनी है. ठीक है, ओके सर. ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 135 में कहा गया है. ठीक है, तो एक काम करूंगा सर, मंडे वाला क्लास में सुबह को होगा. ठीक है, मंडे सुबह को मैं आप लोगों को मंडे मॉर्निंग में जो ऑडिट का क्लास एक्चुअली है वहाँ पर मैंने इंटरनल ऑडिट के बारे में बताऊंगा और साथ में ये CSR के बारे में भी डिस्कस करूंगा. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड उसके साथ साथ मैं आप लोग को इंटरनल ऑडिट, तो मंडे मॉर्निंग को मैंने आपको ये एक्स्ट्रा क्लास मान सकते हो कंपनी लॉ का. ठीक है, जहाँ पर मैं इंटरनल ऑडिट एंड CSR के बारे में चर्चा करूंगा. ठीक है सर. सेक्शन 139 इंटरनल ऑडिट एंड एज वेल एज CSR, ये दोनों डिस्कशन में आप लोगों के साथ मंडे को करूंगा. ठीक है, आई होप सर समझ में आया. हाँ सर, क्लियर हो रहा है ना पूरा का पूरा पॉइंट्स?
आई होप एकदम मज़ा भी ले रहे हो सर, समझ भी आ रहा होगा। मैं नोट्स शेयर कर देता हूँ, एक बार प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। और इस पर्टिकुलर नोट्स के नीचे काफ़ी सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको, उसे भी प्रैक्टिस कर लीजिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्या होगे सर, निखारोगे, मतलब चमकोगे। ठीक है सर, कोई सवाल हो तो करो, बाकी आज तो इतना ही है। एनी क्वेश्चन? तथा रोशनी, ज्योति, बोलो, नंदिनी, इंकी। No. ओके सर, ठीक है फिर, टाटा फिर सबको। हाँ सर। ओके तथा ठीक है, तथा रेस्ट ने, तथा একটু রেস্ট নে। না স্যার, মানে বাড়িতে ঘরেই